नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में ना हम 2025 में जो भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं ना सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए, इकोनॉमिक्स में, सबको ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अपनी जो अप्रोच है ना वो देखो बेसिक्स से लेके एडवांस वाली रहने वाली है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको बायोलॉजी के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और इस वजह से देखो वीडियो थोड़ी ना लंबी भी हो जाएगी, तो जो नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स है ना उनके लिए शायद ये वीडियो ना हो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि इतना कुछ कवर करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेडिसिन से। मेडिसिन में इस बार का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्या कंसेप्ट्स हैं, सब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस बार का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। सबसे पहले है मैरी ब्रिंको, दूसरे नंबर पे फ्रेड रैम्सडेल और तीसरे नंबर पे सिमोन सागागुची। इन्होंने क्या किया सब डिस्कस करेंगे बेसिक्स के साथ में, क्योंकि देखो बायोलॉजी का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, तो बेसिक्स अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो पूरा कंसेप्ट छपेगा नहीं आपके दिमाग में, कहानी समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक्स के साथ हम कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का, आप सबने सुना होगा, पता होगा आपको इम्यून सिस्टम। आप कल्पना कीजिए आपकी जो बॉडी है वो एक देश है, एक कंट्री है, और इस देश में, किसी भी देश में आपको पता है ना सोल्जर्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसी प्रकार से बॉडी में ना WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो सोल्जर्स का काम करते हैं। और इनमें से वाइट ब्लड सेल्स में से एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको बोलते हैं टी सेल। टी सेल का काम है एनिमीज को मारना। जैसे बॉडी में भारी दुश्मन आ जाते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर इवन कैंसर सेल है, तो इन सभी एनिमीज को खत्म किया जाता है टी सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? टी सेल के द्वारा। लेकिन देखो यहां पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ये सोल्जर्स यानी टी सेल कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? उन्हें समझ में नहीं आता कौन सा जो सेल है वो पैथोजन है यानी दुश्मन है, और कौन सा सेल अच्छा सेल है जो शरीर के लिए लाभदायक है। तो कई बार कंफ्यूज होके जो ये टी सेल है ना अपनी बॉडी के सेल्स को ही दुश्मन समझ के उन्हें मारने लगते हैं। तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब शरीर के जो ये स्पेशल सोल्जर थे टी सेल, ये अपनी ही बॉडी के सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। यानी जिन सोल्जर्स के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दुश्मन से बचाना, वो तो खुद के ही लोगों को मार रहे हैं। तो ये हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यून मतलब डिफेंस, यानी सेल्फ को अटैक करना, खुद को ही अटैक कर लेना। तो ये एक देखो ट्रेजेडी हो जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखो ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूं अपनी नॉलेज की सहायता से। तो अभी जो ये आर्टिकल में मिलेगा वो तो नया क्या क्या हुआ है वो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको नया बताऊं उससे पहले तो बेसिक्स बताना पड़ेगा ना, बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे देखो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, ये एक एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिजीज का। इसमें जो ये वो स्पेशल सेल थे ना टी सेल, स्पेशल सोल्जर्स, वो देखो पैनक्रियास पे अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता और फिर डायबिटीज हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या है, इसमें ये जो स्पेशल टाइप के सोल्जर्स है ना टी सेल, ये जॉइंट्स पे अटैक करने लगते हैं। तो हाथ पैर में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है। तो ये एग्जाम्पल हैं ऑटो इम्यून डिजीज के। अब आते हैं, ये बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय आता है 1990s का। उसमें देखो तब तक ना साइंटिस्ट को कुछ चीजें पता चल चुकी थी, थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी हुई थी, उन्हें कुछ चीजें पता लग गई थी। जैसे कि हमारी बॉडी में थाइमस नाम का एक ऑर्गन होता है।
हमारी बॉडी में थाइमस नाम का एक स्पेशल ऑर्गन होता है, और इस ऑर्गन में थाइमस में टी सेल्स की ना ट्रेनिंग होती है। टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है ताकि ये जो सोल्जर्स हैं ये पहचान सकें कौन सा बॉडी का सेल है और कौन सा दुश्मन का सेल है। और देखो, ट्रेनिंग के वक्त थाइमस ऑर्गन में टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग के वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन से जो टी सेल्स होंगे वो रोग हो जाएंगे। मतलब कौन से टी सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स पर अटैक करने वाले हैं, उस चीज की पहचान ट्रेनिंग के दौरान ही कर ली जाती है। थाइमस ऑर्गन में ये ट्रेनिंग चल रही होती है टी सेल की। तो ट्रेनिंग के दौरान पहचान लिया कि कौन से टी सेल्स रोग होंगे और आगे जाके ऑटो इम्यून डिजीज कैरी आउट करेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे रोग सेल्स को पहचान के खत्म कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। समझ गए? इसको बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, मतलब सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को एलिमिनेट कर देना, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे डिफेंड करने के बजाय उनको इसी ऑर्गन में खत्म कर देना। और इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। लेकिन देखो, यहां पे एक दिक्कत थी। दिक्कत जानते हो क्या थी? इवन देखो, जो ये घटिया सेल्स थे, घटिया टी सेल्स थे, उनको खत्म कर दिया जाता था नेगेटिव सिलेक्शन में। बावजूद इसके ये देखा जाता था कि कुछ हेल्दी पर्सन्स में ये रोग टी सेल्स मिल जाते थे। खत्म होने के बावजूद भी कुछ हेल्दी पर्सन्स में ये रोग टी सेल्स मिल जाते थे, लेकिन बावजूद इसके उन पर्सन्स को ना ऑटो इम्यून डिजीज होता नहीं था। पॉइंट समझ गए? थाइमस ऑर्गन में इन टी सेल्स की ट्रेनिंग होती थी। वहां से पता लग गया कि कौन से टी सेल घटिया निकलेंगे, गद्दार निकलेंगे, जो अपनी ही बॉडी पे अटैक करेंगे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को यह लगा, यार कुछ गद्दार सेल्स रह जाते हैं इवन हेल्दी पर्सन्स में भी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, साइंटिस्ट को समझ में आया कहीं ना कहीं कोई और मैकेनिज्म होगा जो इन गद्दार टी सेल्स को एक्ट करने से रोकता है। कोई तो ऐसा और स्विच होगा बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जो इन टी सेल्स को रेगुलेट करता है। मतलब साइंटिस्ट को यह चीज समझ में आ गई थी कि थाइमस ऑर्गन के अलावा भी बॉडी में कुछ ना कुछ कंट्रोल स्विच और है जो इन टी सेल्स को रेगुलेट करता है और एक्ट करने से रोकता है। तो यहां पे एंट्री होती है 1995 में एक साइंटिस्ट की, सिमोन सागागुची। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये तीसरे नंबर के जो साइंटिस्ट है ना, ये है सिमोन सागागुची। अब इन्होंने ना 1995 में एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ना ये लेबोरेटरी में ना एक माइस को लेके आए और माइस के अंदर से ना स्पेशल टाइप के टी सेल्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। एक स्पेशल टाइप के टी सेल्स को इन्होंने रिमूव कर दिया, और ये स्पेशल टाइप के टी सेल थे CD4+ टी सेल। आप बोलोगे सर ये CD4+ टी सेल कौन से थे? ये जो CD4 है ना, ये एक प्रकार से मार्कर है सेल के सरफेस के ऊपर। मार्कर मतलब स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो सेल के ऊपर है और जिसकी सहायता से सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, 1995 में ना सिमोन सागागुची ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक चूहे को इन्होंने लिया और चूहे के अंदर से ना एक स्पेशल टाइप के टी सेल को इन्होंने रिमूव कर दिया, और वो स्पेशल टाइप के टी सेल कौन थे? CD4+। ये एक प्रोटीन है जिसकी सहायता से सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस प्रोटीन वाले सेल्स को रिमूव कर दिया सिमोन सागागुची ने, और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, तबाही आ गई। जिन चूहों के अंदर से ये CD4+ वाले टी सेल रिमूव किए गए थे ना, वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से मरने लगे। उनके अंदर लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे उनके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने लगे। फिर सागागुची ने क्या किया? ये जो CD4+ प्रोटीन वाले टी सेल्स थे ना, उनको वापस डाल दिया चूहों के अंदर, और ये देखा सब कुछ ठीक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे प्रूव हो गई एक बात। क्या बात? ये जो स्पेशल CD4+ वाले टी सेल है ना, ये रेगुलेटरी सेल्स का काम करते हैं।
मतलब ये पुलिस फोर्स की तरह है। ये दूसरे टी सेल को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? ये CD4+ वाले टी सेल जो है ना, ये दूसरे टी सेल्स को कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट में इनको हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी टी सेल्स या फिर सिंपल बोल सकते हैं ट्रैग्स। समझ गए? मैं आपके लिए ना और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए एक सिटी है जहां पे ना एक पुलिस फोर्स है। अब ये पुलिस फोर्स क्या काम करती है? पुलिस फोर्स क्या है? टी सेल्स हैं जो बॉडी को बचाती हैं एनिमीज से। तो पुलिस फोर्स देखो वैसे तो बढ़िया काम करती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, लेकिन पुलिस भी कई बार ना ओवर एग्रेसिव हो जाती है। कई बार पुलिस ओवर एग्रेसिव हो जाती है। वही काम तो टी सेल्स कर रहे हैं। टी सेल्स वैसे तो दुश्मन से बचाते हैं, दुश्मन सेल से, लेकिन कई बार ये टी सेल्स खुद की बॉडी के सेल्स पे अटैक हो जाते हैं, यानी ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फिर देखो उसी पुलिस फोर्स को मॉनिटर करने के लिए ना एक इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये पुलिस को ही मॉनिटर करता है। तो उसी प्रकार से टी सेल्स जो पुलिस का काम कर रहे थे ना, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए अलग से सेल्स हैं, CD4+ सेल्स। CD4+ टी सेल्स जो हैं वो बाकी टी सेल्स को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सेल्फ अटैक होने से बचाते हैं। अब समझ गए? तो ये जो CD4+ टी सेल्स है ना, ये चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं, बाकी टी सेल्स को रेगुलेट करते हैं, शांत रखते हैं और खुद की बॉडी पे अटैक होने से रोकते हैं। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जो सिमोन साकागुची ने किया और जिसके बाद में बहुत फायदा हुआ। मतलब पता लग गया कि ऑटो इम्यून डिजीज कैसे होते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर फिर दूसरे साइंटिस्ट मैरी ब्रूंको और फ्रेड रैम्सडेल, इनका क्या रोल था? ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ना, यूएसए की देखो एक प्राइवेट कंपनी में रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम था सेलटेक कायरोसाइंस। तो ना रिसर्च करते करते इन्होंने ना कुछ अजीब तरह के चूहे देखे। ये जो चूहे थे ना, पैदा होने के कुछ ही हफ्तों में मर जाते थे और उनकी स्किन अजीब थी, रूखी रूखी स्किन थी और उनके सारे ऑर्गन्स पर उनके ही इम्यून सिस्टम ने अटैक किया था। इन्हें कहा गया स्कर्फी माइस। क्या बोला गया? ये देखो, स्कर्फी माइस। उन्हें समझ में आ गया कि इन चूहों में ना कोई तो कोई जेनेटिक गड़बड़ जरूर है। तो दोनों साइंटिस्ट ने ना इन चूहों के डीएनए को स्टडी करना शुरू किया और स्टडी में यह पाया कि एक्स क्रोमोजोम पर ना एक जीन में प्रॉब्लम थी। समझ गए? दोबारा से बोल देता हूं मैं, क्योंकि साइंस का आर्टिकल है ना, थोड़ा रिपीट करने पे अच्छे से समझ में आता है। दोनों साइंटिस्ट प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और देखे थे कि कुछ चूहे अजीब तरह से मर रहे थे। उन चूहों को स्टडी किया और स्टडी में पाया कि जो ये चूहे मर रहे थे ना अजीब से, इनके ना एक्स क्रोमोजोम में एक जीन में म्यूटेशन थी। एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि सारे मरने वाले चूहे मेल थे। अब मेल में ही तो XY होता है ना, फीमेल में तो XX होता है, बैकअप होता है। मेल में बैकअप नहीं होता एक्स क्रोमोजोम का। तो एक्स क्रोमोजोम के एक जीन में म्यूटेशन थी, एक जीन में गड़बड़ थी। एक नया जीन जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, अचानक से कहानी में आ गया। उस जीन में गड़बड़ी की वजह से वो सारे चूहे मर रहे थे और इन साइंटिस्ट ने ना उस जीन को नाम दिया जिसमें गड़बड़ थी, FOXP3। FOXP3, यहां पे देखो FOXP3। उन्होंने साबित किया कि जब देखो ये FOXP3 जीन अकेले काम करना बंद कर देता है ना, तो पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। समझ गए? सारे चूहे मर रहे थे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण। तो साइंटिस्ट ने पाया कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन होता है, उस जीन में गड़बड़ थी जिस वजह से जो ऑटो इम्यून डिजीज हो रहे थे। तो मतलब ये जो जीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखो ऑटो इम्यून डिजीज होने से रोकता है। तो फिर ना इन साइंटिस्ट ने एक और पाया कि कुछ लड़कों में ना, छोटे बच्चों में, कुछ लड़कों में भी एक ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा था जिसका नाम था आईपेक्स सिंड्रोम। छोटे लड़कों में भी ये हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने ना रिलेट कर दिया कि जिस वजह से चूहे मर रहे थे, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन में म्यूटेशन थी जिसका नाम था FOXP3। इवन जो छोटे लड़के मर रहे थे उनको भी यही दिक्कत थी, उनके भी एक्स क्रोमोजोम
के ऊपर एक जीन में दिक्कत थी। उस दिक्कत की वजह से उन छोटे लड़कों को ये आईपेक्स सिंड्रोम हो रहा था। तो जब ये साबित हो गया तो ये थी जबरदस्त मूवमेंट, पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। आप बोलोगे सर पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी कैसे? इस चीज को एक बार रिपीट कर दीजिए। पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी देखो ऐसे, क्योंकि ये पता लग गया था कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो FOXP3 जीन है ना, यही मास्टर स्विच का काम करता है। यही मास्टर स्विच का काम करता है जो टी सेल्स को ट्रैक बनाने का ऑर्डर देता है। टी सेल्स को ट्रैक क्या था? वो वाले सेल याद कीजिए, CD4+ वाले सेल्स जो देखो शांत करते हैं, दूसरे टी सेल्स को मॉनिटर करते हैं। तो ये जो जीन है ना, ये कुछ टी सेल्स को CD4+ वाला टी सेल बनाने का ऑर्डर देता है। अगर FOXP3 नहीं होता है तो फिर ये CD4+ वाले जो टी सेल हैं यानी ट्रैग है नहीं बनेंगे, यानी गद्दार टी सेल्स को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर तो ऑटो इम्यून डिजीज होंगे ना। तो ये जो FOXP3 जीन है ये स्विच का काम करता है, मास्टर स्विच। ये कुछ टी सेल्स को ऑर्डर देता है कि आप CD4 बन जाइए, मतलब गद्दार सी सेल्स को रोकिए, उन्हें काबू कीजिए। तो इन डिस्कवरी से ना एक चीज ये साबित हो गई, पहले तो साइंटिस्ट को ये लगता था हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक लाइट के स्विच की तरह है, बस सिर्फ ऑन ऑफ, यानी इम्यून सिस्टम ऑन हो गया, इम्यून सिस्टम ऑफ हो गया, इस प्रकार से बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है। लेकिन देखो अब साबित हो गया कि इम्यून सिस्टम ना बहुत डायनामिक है, मतलब हमेशा एक बैलेंस स्टैब्लिश करके रखता है। 2 स्टेज होती हैं, एक्टिवेट यानी हमला, और दूसरा रिस्ट्रेंट मतलब शांति। दोनों के बीच में एक बढ़िया बैलेंस स्टैब्लिश करके रखता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है इन डिस्कवरीज की? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखो ये है, वो ट्रैग यानी CD4+ वाले जो स्पेशल टी सेल्स है ना, जो रिस्ट्रेंट रखवाते हैं, जो गद्दार टी सेल्स को रोकते हैं, तो इनकी संख्या ना बढ़ाने पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी बॉडी में तो ऑटो इम्यून जो डिजीज हो जाते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्पेशल टी सेल्स हैं CD4 वाले यानी ट्रैग्स, ये तो गद्दार टी सेल्स को रोक देंगे ना, यानी ऑटो इम्यून डिजीज होने से रोक देंगे। फिर दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काफी बढ़िया डिस्कवरी है। जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो बॉडी की आर्मी ना दुश्मन समझ के उस पर अटैक कर देती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुई। लेकिन अब डॉक्टर ना इंजीनियर्ड ट्रैग्स को यूज कर रहे हैं ताकि बॉडी नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। समझ गए? इवन कैंसर से फाइट में काफी मदद मिलेगी इन डिस्कवरी से। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो जो ये पूरी डिस्कवरी थी ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो गई। साइंस हमेशा ना इंक्रीमेंटल होती है, धीरे धीरे करके रिसर्च होती हैं, हमें चीजें पता लगती हैं। एक सिंगल जीन से सब कुछ ठीक नहीं होगा। जो ये जीन के बारे में पता लगा एक्स क्रोमोजोम के ऊपर, उससे अभी भी बहुत कुछ पता नहीं लगा है, बहुत कुछ पता लगना अभी भी बाकी है। लगातार रिसर्च चलती रहेगी तो शायद और भी नई चीजें सामने आएंगी, और कोई चीज लैब में साबित हो गई, अब थेरेपी के रूप में वो मार्केट में आएगी, इसमें भी काफी लंबा समय लग जाता है। साइंटिस्ट ने कोई चीज लैब में प्रूव कर दी, लेकिन डॉक्टर्स अब उस चीज का इस्तेमाल करने लगेंगे इलाज करने के लिए। ये एक लंबी प्रोसेस होती है, इतना जल्दी नहीं होता। और एक चीज और जो साबित होती है, आमतौर पे कहते हैं कि सिर्फ जो सरकार है वही फंडामेंटल रिसर्च करवाती है, प्राइवेट कंपनीज फंडामेंटल रिसर्च नहीं करवाती। लेकिन इस केस में प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे 2 रिसर्चर्स, और उन्होंने ये डिस्कवरी की। तो प्राइवेट कंपनीज का रोल कितना बड़ा है वो भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से देखो, इस बार का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन में किसको मिला, क्यों मिला, सब हमने जान लिया डिटेल से। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। आप बता भी सकते हो, कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला, क्यों मिला, कैसे, सब डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इस बार का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनीज। और इन्होंने देखो
मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के ऊपर काम किया है, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। तो क्योंकि साइंस का आर्टिकल है, कल भी हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा था, आज भी हम बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ना क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आपको इन साइंटिस्ट की जो रिसर्च है वो समझ में आएगी। तो ब्रीफ में आपको करूं, देखो फिजिक्स की ना दो दुनिया होती हैं। एक तो हमारी दुनिया, वो है क्लासिकल फिजिक्स। हम न्यूटन के 3 लॉज पढ़ते हैं, जैसे हर एक रिएक्शन के पीछे एक इक्वल रिएक्शन होता है, कोई बॉल जा रही है तो जा रही है, अगर कोई फोर्स उसे रोकेगी नहीं, ये सारी चीजें हम पढ़ती है ना। तो ये क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया है। अब क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में ना, आप एक क्रिकेट बॉल फेंकोगे तो उसका रास्ता क्या होगा, उसकी स्पीड, सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, सिंपल। लेकिन देखो, इसके विपरीत ना एक और दुनिया है फिजिक्स की, बहुत छोटी दुनिया, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया, इसे कहते हैं क्वांटम दुनिया। और यहां पे न्यूटन के जो रूल्स हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। यहां पे होते हैं चमत्कार। कैसे कैसे चमत्कार होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्वांटम फिजिक्स के ना 4 मेन कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है क्वांटम टनलिंग। आप ना समझ के देखो, एक कमरे में आप बंद हो, अब बाहर निकलने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, राइट? लेकिन देखो, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन होते तो आपको दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना दरवाजा खोले आप दीवार को पार करके दूसरी जगह जा सकते थे। आप बोलोगे सर ये कैसे, कोई इलेक्ट्रॉन कोई भूत थोड़ी ना होता है। लेकिन देखो, इसी चमत्कार को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। ये देखो इसलिए होता है क्योंकि देखो, क्वांटम लेवल पे ना कोई भी पार्टिकल एक जगह पे फिक्स नहीं होता, उसकी पोजीशन एक प्रोबेबिलिटी वेव होती है, और उस वेव का कुछ हिस्सा ना दीवार के पार भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे, क्वांटम लेवल पे ये भूत की तरह काम करते हैं। दरवाजा वगैरह ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, कमरे के अंदर है और दीवार पार करके आगे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वांटम की दुनिया में ना पार्टिकल एक जगह पे फिक्स नहीं होता, उसकी पोजीशन एक प्रोबेबिलिटी वेव होती है, और उस प्रोबेबिलिटी वेव का एक जो हिस्सा है ना, वो बैरियर के बाद, इस केस में दीवार के बाद भी एग्जिस्ट करता है। तो ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है सुपरपोजिशन, मतलब एक जिस्म दो जगह। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक सिक्का उछालोगे तो देखो, जब तक सिक्का नीचे नहीं गिरता है जमीन पे, तब तक हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। जब तक सिक्का जमीन पे नहीं गिरा है, जमीन पे गिरने के बाद तो अलग बात है, आपने जमीन पे गिरा और उठा के देख लिया हेड है या टेल है, लेकिन हवा में तो दोनों हो सकते हैं ना। अब आप इसी कंसेप्ट को समझिए, मतलब इसी सिक्के वाले एग्जाम्पल को आगे लेके जाइए। क्वांटम की दुनिया में ना, क्वांटम की दुनिया में एक पार्टिकल ना एक ही समय पे दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही समय में दोनों स्टेट में। और इसी पे तो पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग का कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे जब तक हवा में सिक्का होता है, वो एक ही समय में दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है जब तक हवा में है। उसी प्रकार से क्वांटम की दुनिया में एक पार्टिकल एक ही समय में दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीपल स्टेट्स में, दोनों भी क्या, मल्टीपल स्टेट्स में। और ये क्वांटम कंप्यूटर्स का बेस कैसे है वो आगे आएगा, लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे पहले कंप्यूटर्स में क्या होता था, बाइनरी पे चलते थे ना, या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन क्वांटम की दुनिया चलती है 0 और 1 दोनों एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये है, समझ गए? ये देखो, ए क्यूबिट कैन बी 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली। ये फाउंडेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग की। और फाउंडेशन कैसे है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जैसे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, सिर्फ 0 या 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो मान लीजिए 4 रास्ते ट्राई करने हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को, तो वो सबसे पहले फर्स्ट रास्ता ट्राई करेंगे, फिर दूसरा रास्ता ट्राई करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन चूंकि क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया में दोनों स्टेट एक ही समय में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है, 0 भी और 1 भी, तो इस वजह से ना क्वांटम कंप्यूटर्स चारों के चारे जो रास्ते हैं ना, वो एक ही बार में ट्राई करते हैं, एक ही बार में ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट, इंटेंगलमेंट। ये देखो, क्वांटम दुनिया का ना सबसे रोमांटिक और सबसे अजीब कंसेप्ट है। सोचो, 2 पार्टिकल्स हैं,
जो एक साथ बने, हम उन दोनों पार्टिकल्स को ना इंटेंगल्ड कर देते हैं, और इंटेंगल करने के बाद में ना आप एक पार्टिकल को दिल्ली में रखो और एक को ले जाओ न्यूयॉर्क में। अब देखो, दिल्ली वाले पार्टिकल को आप घुमाओगे ना, उसकी स्पिन चेंज करोगे, तो न्यूयॉर्क वाला पार्टिकल भी ना जुड़वा भाई की तरह अपने आप उल्टा घूम जाएगा और स्पिन चेंज कर लेगा। ये आपने जुड़वा मूवी देखी होगी सलमान खान की। अरे नहीं, आप तो जेनजी हो, आपने वो वरुण धवन वाली देखी होगी ना, या फिर कुछ लोग मेरी तरह भी होंगी जिन्होंने सिर्फ ट्रेलर देखा होगा, पता है चलता क्या है दुनिया में। तो जैसे जुड़वा मूवी में होता है वैसा ही यहां पे होता है। एक को दिल्ली में रखो, दूसरे को न्यूयॉर्क में, लेकिन दोनों आपस में एक साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये काफी रोमांटिक कंसेप्ट है इंटेंगलमेंट का। बीच में कोई सिग्नल नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है दोनों पार्टिकल्स के बीच, यानी दोनों भाइयों के बीच में। और आइंस्टाइन ने ना इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस का नाम दिया था। ये देखो, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, और इस टॉपिक पे 2022 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। तो ये तीसरा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चौथा कंसेप्ट क्या है? एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट्स। अगर देखो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड देखो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर जाती है, लेकिन देखो धीरे धीरे जाती है। पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हर वैल्यू से गुजरती है स्पीड, तब जाके 0 से 60 होगी। कंटिन्यूअस होता है। लेकिन क्वांटम दुनिया में ना एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, वो पैकेट्स में आती है, जंप्स में। जैसे एक पार्टिकल के पास में ना या तो 5 यूनिट एनर्जी है या फिर सीधा 10 आ गई, बीच में 6, 7, 8 सब गायब, सब गायब। मतलब एनर्जी ना क्वांटम की दुनिया में सीढ़ियों की तरह होती है। सीढ़ियां आपको पता है ना, जंप करके एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। रैंप की तरह नहीं होती, हर वैल्यू से नहीं गुजरती एनर्जी जो है। ये देखो, एनर्जी बिहेव्स लाइक स्टेप्स, स्टेयर्स। और ये जो पैकेट्स होते हैं ना एनर्जी के क्वांटम की दुनिया में, इन पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा। क्या कहा जाता है? क्वांटा। चलो, ये 4 कंसेप्ट्स आप दिमाग में रखिएगा, ये बताने आपको जरूरी थे। अब देखो, ये 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। कहां कहां पे इन्होंने काम किया वो इतना जरूरी नहीं है, यूपीएससी पूछती नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जिस प्रकार से फैक्ट्स पूछ रही है तो नाम वगैरह भी आजकल वैसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन कहां पे इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इनका एक्सपेरिमेंट था क्या आखिरकार? देखो, इनकी कहानी स्टार्ट होती है 1980s से। इन्होंने ना एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, बहुत छोटा, पर एटम्स से लाख गुना बड़ा। एटम तो आपको पता है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, छोटा था लेकिन एटम से बहुत बड़ा। इस सर्किट में ना उन्होंने 2 सुपर कंडक्टर्स यूज किए। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स मतलब एक आइडियल वायर आप मान लीजिए, ऐसी वायर जिसमें करंट डालो तो बिना किसी रेसिस्टेंस के, बिना किसी एनर्जी लॉस के करंट हमेशा चलता रहेगा। ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो इन्होंने क्या किया, 2 सुपर कंडक्टर्स लिए और दोनों सुपर कंडक्टर्स के बीच में, मान लीजिए ये सुपर कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर है, दोनों सुपर कंडक्टर्स के बीच में इन्होंने ना एक पतली सी लेयर डाल दी इंसुलेटर की, जैसे दीवार डाल दी, एक पतली सी लेयर डाल दी इंसुलेटर की। तो सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ सेमीकंडक्टर घूम रहा है और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर घूम रहा है, और दोनों के बीच में है इंसुलेटर। समझ गए? अब कायदे से देखो, करंट जो है इस सेमीकंडक्टर से दूसरे सेमीकंडक्टर में नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में इंसुलेटर की लेयर है। करंट दीवार को पार नहीं कर सकता ना, क्लासिकल फिजिक्स तो यही बोलती है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, क्वांटम की दुनिया अलग है, क्वांटम की दुनिया अजीबोगरीब है। तो यहां पे जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो यहां पे देखने को मिली टनलिंग। मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन्स दीवार पार करके दूसरी जगह चले जाते हैं भूत की तरह। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो यहां पे टनलिंग देखने को मिली। मान लीजिए इस सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था ना, और बीच में इंसुलेटर था, तो इन्होंने देखा कि इस सेमीकंडक्टर से कुछ जो पार्टिकल्स थे ना, इंसुलेटर की दीवार को पार कर गए और दूसरे सेमीकंडक्टर में पहुंच गए। तो ये टनलिंग है, इस सेमीकंडक्टर के पार्टिकल्स दीवार पार करके दूसरी जगह चले गए, दीवार के आर पार टेलीपोर्ट हो गए। समझ गए? तो इन्होंने ना पहली बार ऐसी चीज में टनलिंग देखी जो इंसान ने बनाई थी। इन्होंने पहली बार ऐसी चीज में टनलिंग देखी जो इंसान ने बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा इसी एक्सपेरिमेंट में क्वांटाइजेशन कन्फर्म हुआ। क्वांटाइजेशन क्या था ये देखो, मैंने बोला ना एनर्जी पैकेट्स में चलती है क्वांटम की दुनिया में, हर वैल्यू से नहीं गुजरती, सीधी जंप करती है। तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका सर्किट ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस एक्सपेरिमेंट में उनका सर्किट एनर्जी को ना कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, बल्कि वो डिस्क्रीट पैकेट्स में एनर्जी ले रहा था, बिल्कुल सीढ़ियों की तरह, जैसा क्वांटाइजेशन में होता है। मतलब कि इस सेमीकंडक्टर से एनर्जी जा रही थी दूसरे सेमीकंडक्टर में, क्वांटाइजेशन के थ्रू पैकेट्स में जा रही थी, और हर वैल्यू धीरे धीरे एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी कि हाँ 1 2 3 ऐसे नहीं, सीधा 5 वैल्यू एब्जॉर्ब हुई एनर्जी की, फिर सीधा 10, फिर इस प्रकार से पैकेट्स में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था दूसरा सेमीकंडक्टर। तो ये देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये यूं कह सकते हो यूरेका मूवमेंट थी। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल ना मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में ना पहली बार देखे गए। इससे पहले तो सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ना ये सारी चीजें आप देख पा रहे थे, लेकिन इस बार इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी बड़े लेवल पे क्वांटम फिजिक्स के चीजों को पहली बार देखा गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। अब आते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस डिस्कवरी का रेलेवेंस क्या है। देखो इस एक्सपेरिमेंट ने आने वाले 40 सालों का ना सबसे बड़ा रेवोल्यूशन की नींव रख दी, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स पर काम करते हैं, या तो 0 या फिर 1, एक स्विच की तरह होता है, ऑन ऑफ, समझ गए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स ये क्यूबिट्स पर काम करते हैं, और क्यूबिट्स सुपरपोजिशन के कारण 0 और 1 एक साथ दोनों हो सकता है। और एग्जाम्पल वही समझो, जैसे नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर्स ना, इनको 4 रास्ते ट्राई करने हैं, 4 मेथड्स ट्राई करने हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड ट्राई होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में चारों मेथड्स एक ही समय में साइमल्टेनियस ट्राई हो जाते हैं, क्योंकि क्यूबिट्स का यहां पे कंसेप्ट है, 0 और 1 दोनों में ये एग्जिस्ट हो सकते हैं एक ही समय में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखो, जैसे आज एक नई दवाई बनाने में ना 10-15 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर करते हैं। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर ना ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को ना आसानी से सिमुलेट कर लेगा। हम परफेक्ट दवा डिजाइन कर सकेंगे, अल्जाइमर, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। दूसरा, आप क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग देखिए, हमारा सुपर कंप्यूटर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि अगले साल मानसून कैसा होगा, क्योंकि इतने वेरिएबल्स हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स अर्थ के पूरे क्लाइमेट सिस्टम को सिमुलेट कर सकता है। हमें साइक्लोन्स, फ्लड्स और ड्रोट के आने से पहले ही सटीक जानकारी मिल सकती है। इवन आप क्रिप्टोग्राफी और नेशनल सिक्योरिटी मान लीजिए, आज का पूरा इंटरनेट इंक्रिप्शन इसी बात पर टिका है कि बड़े नंबर्स को ना फैक्टराइज करना क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन एक पावरफुल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, उसे ना कुछ ही मिनटों में तोड़ देगा। आपके बैंक पासवर्ड, देश के सीक्रेट्स सब खतरे में। इसलिए अभी से क्वांटम रेसिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी पे काम हो रहा है, यानी साइबर सिक्योरिटी, समझ गए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया। वैसे देखो आर्टिकल में एक बात ये भी बोली जाती है कि हम भी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया पे काम कर रहे हैं। सरकार ने 2023 में 6,000 करोड़ रुपए इस पे एलोकेट किए थे। रिसर्च हब हैं IISc बेंगलोर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, IIT बॉम्बे। फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग पे है, कम्युनिकेशन पे है, सेंसिंग पे है। विजन क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। इस प्रकार से देखो हमने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं साइंस के तीसरे फील्ड पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला है, क्यों? लेकिन फिजिक्स वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई मेजर डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। इन तीनों साइंटिस्ट ने ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पे काम किया, और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ने देखो पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया कि सोसाइटी में मटेरियल किस प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं और उनका क्या रोल हो सकता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं,
बिल्कुल बेसिक्स की सहायता से डिस्कस करेंगे ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं और इन साइंटिस्ट ने क्या किया है और कैसे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ने। एक काम करते हैं, आगे जाते ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। एटम क्या होता है? देखो, दुनिया की हर चीज, चाहे वो पानी हो, लोहा हो या आपका फोन हो, बहुत ही छोटे छोटे कणों से यानी पार्टिकल से बना हुआ है और इन्हें बोलते हैं एटम्स। जब देखो दो या दो से अधिक एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो वो बन जाता है एक मॉलिक्यूल। जैसे H2O है, समझ गए? हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे H2O है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मॉलिक्यूल। और ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? जैसे ये H है, ये H है, ये H है और बीच में ये O है। तो ये जुड़ते कैसे हैं आपस में? ये आपस में जुड़ते हैं एक ग्लू की सहायता से, एक रस्सी की सहायता से। और उस जुड़ाव को, यानी उस ग्लू को, उस रस्सी को कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? ये देखो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ये बीच में जो एटम्स जुड़े हुए हैं ना आपस में, इस ग्लू को, इस रस्सी को कहते हैं बॉन्ड। ये एटम्स के बीच का अट्रैक्शन है। अब समझ गए आप? अब इसके अलावा एक चीज और, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स देखो, ये वो एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पे ना थोड़े हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और कई दिशाओं में बॉन्ड बना सकते हैं। कई दिशाओं में बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एटम है, ये इधर भी एक बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम के साथ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जो मेटल होते हैं ना, ये बॉन्ड बना सकते हैं, कठोर होते हैं। जैसे देखो आयरन है, कॉपर है, ये सब हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो मेटल्स को ना आप बिल्डिंग का कोना समझ लीजिए। जैसे मान लो ये आप एक कमरा बना रहे हो, तो मेटल को आप ना कोने पे रख दोगे तो यहां से भी अटैच कर देगा, यहां से भी अटैच कर देगा। तो मेटल क्या करते हैं? जॉइंट्स का काम करते हैं। चूंकि हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकते हैं, तो मेटल जॉइंट्स का काम करते हैं, घर में कॉर्नर का काम करते हैं। समझ गए? अब दूसरी तरफ आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। केमिस्ट्री में देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक कहते हैं ना, हमारा मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें कार्बन आइटम जरूर हो। और कार्बन की देखो सुपर पावर ये होती है कि वो ना लंबी लंबी चेन्स या फिर लड़ियां बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा C6H6, कार्बन फिर ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाता है कि वो लंबी लंबी लड़ी बन जाती है। ये देखो, समझ गए? लिंकर का काम करता है। जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, इस वजह से ये काम करते हैं लिंकर का। जैसे देखो प्लास्टिक है, लकड़ी है, कपड़ा है, हमारा शरीर, सब ऑर्गेनिक है। इन्हें ना आप दो जॉइंट्स को जोड़ने वाला सरिया या डंडा समझ लीजिए। जैसे देखो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, मेटल क्या काम करता है? जॉइंट्स का काम करता है। कॉर्नर पे इसे प्लेस किया जा सकता है। ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, लेकिन बीच में ये क्या है? ये है बीच में लिंकर, सरिया, डंडा। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कार्बन एटम होता है और ये एक लड़ी टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है, डंडे टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये बेसिक्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब देखो आपके पास में तीन चीजें हैं। पहली चीज आपके पास में क्या है? आपके पास में जॉइंट्स हैं, मेटल जॉइंट्स का काम करते हैं। और दूसरी चीज आपके पास में ना डंडे हैं बीच में, यानी सरिया हैं। सरिया मतलब आयरन की रोड है। ये आयरन की जो रोड है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरे नंबर पे आपके पास में क्या है? आपके पास में उन्हें जोड़ने वाला ग्लू भी है। ग्लू मतलब बॉन्ड है। मैंने बोला था ना, ये बीच में जो है अदृश्य जो अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, ये क्या है? ग्लू है, जो दोनों को आपस में जोड़ता है। तो ये ग्लू है। तीन चीजें हमारे पास में, जॉइंट्स हैं, डंडे हैं यानी लिंकर हैं जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ग्लू है जो बॉन्ड बनाते हैं, मतलब आपस में जोड़ते हैं। तो अब इन तीनों चीजों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या मिलते हैं? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क।
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखो एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो मेटल आयंस को आपस में जोड़ता है, मेटल आयंस यानी जॉइंट्स को जोड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी लिंकर्स को जोड़ता है, और तीसरे नंबर पे ग्लू। और इन तीनों के आपस में जुड़ने से बनता है ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और इसे बोलते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत काम का होता है। काम का क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए। मेटल यहां पे देखो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, बीच में ये जो रोड आपको दिख रही है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपस में जुड़े हुए हैं किसकी सहायता से? आपस में ये जुड़े हुए हैं एक ग्लू की सहायता से, जिन्हें बॉन्ड कहते हैं। अब समझ गए? तो ऐसा स्ट्रक्चर। अब आपसे कोई पूछे MOF क्या है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, आप बोलोगे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जिसमें जॉइंट्स पे मेटल आयंस हैं और लिंकर्स का काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको चिपकाने का आपस में काम करता है ग्लू, जिसे बोलते हैं बॉन्ड। समझ गए? तो एक ये आप और तस्वीर देख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो कोने में आप देख रहे हो ये है मेटल आयंस, ये जॉइंट्स का काम करते हैं, और ऑर्गेनिक लिंकर बीच में डंडे डंडे देख रहे हो। और ये जो 3D स्ट्रक्चर बना ये क्या बना? ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बन गया। अब ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनता है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि देखो ये एक जाल जैसा ढांचा है, मतलब 3D स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी जगह खाली है। बीच में तो जगह खाली है ना, ये खाली है, यहां पे खाली है, जगह खाली है। ये तो ढांचा ढांचा बना है, जैसे हमने सरिये लगा दिया, उनको आपस में जोड़ दिया। कोई सीमेंट की दीवारें थोड़ी ना हमने लगाई हैं। तो ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे खाली जगह, ये सारा ढांचा ढांचा है। खाली जगह जो यहाँ पे हैं, छेद हैं, इनको बोलते हैं पोर्स। इमेजिन कीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा है या फिर स्पंज है, स्पंज का रसगुल्ला आपने खाया होगा, जिसके अंदर ना छोटे छोटे लाखों छेद होते हैं। तो ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना, वो भी एक क्रिस्टल वाले स्पंज ही हैं। जैसे स्पंज का रसगुल्ले में छेद होते हैं, वो रस सोख लेता है ना, वैसे ही ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं, इनमें पोरोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, और ये ना लिक्विड और गैस को सोख सकते हैं खाली जगह पे। समझे? अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, अल्ट्रा हाई पोरोसिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी खास बात ये होती है, इनका ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का सरफेस एरिया काफी हाई होता है। इन छोटे छोटे लाखों छेदों की वजह से ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर का जो सरफेस एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ गए? मतलब 1 चम्मच आप MOF पाउडर लोगे ना, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वाला पाउडर लोगे, तो उसका सरफेस एरिया एक फुटबॉल के फील्ड के बराबर होगा। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि देखो ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं ना, इसके अंदर छोटे छोटे इतने छेद होते हैं, इतने छेद होते हैं, इतने छेद होते हैं कि सरफेस एरिया अगर उनका टोटल काउंट करोगे ना, वो आपको बड़ा मिलेगा उन पोर्स के कारण, उन छेदों के कारण। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को चिपकाने के लिए ना बहुत जगह मिल जाती है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर अगर हमें गैस मॉलिक्यूल्स को चिपकाना है या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को चिपकाना है, तो जगह काफी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर जो सरफेस एरिया है छेदों के कारण, वो बहुत ज्यादा है। तो ये 2 बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मैंने आपको ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब देखो 3 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, एक एक करके मैं ये भी बता देता हूं डिस्कवरी स्टोरी क्या है, कैसे कैसे किस साइंटिस्ट ने ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को इवोल्व किया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट रिचर्ड रॉबसन की। देखो ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये बता रहे थे बच्चों को कि कैसे बॉन्ड वगैरह बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना लकड़ी के बोल्स यानी वुडन बोल्स को ना एटम मानकर उनमें ना छेद करवा दिया और रोड से उनको आपस में जोड़ दिया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये एटम है, ये एटम है, ये लकड़ी का था, वुडन बोल्स थी, इनमें छेद करवा दिया, यहां भी छेद करवा दिया, और इनको आपस में एक रोड की सहायता से जोड़ दिया। तो
रिचर्ड रॉबसन ये सिखाना चाह रहे थे बच्चों को कि सिंपल बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है एटम्स के बीच में। लेकिन यहीं पे आता है जबरदस्त मोमेंट। रिचर्ड रॉबसन ने सोचा कि मैं एटम्स को आपस में क्यों जोड़ूं, क्या मैं मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ सकता हूं? अगर मैं मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता हूं तो मैं एक बढ़िया मटेरियल तैयार कर सकता हूं। यह सोचा रिचर्ड रॉबसन ने। पहले तो क्या ये किस पे काम कर रहे थे, जैसे H को ये इस प्रकार से HOOH, ये 3 एटम्स को आपस में जोड़ दिया, H2O मॉलिक्यूल बन गया। तो इन्होंने सोचा मैं एटम्स को क्यों जोड़ूं, जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल बने हुए हैं, जैसे H2O है, CH4 है, क्यों ना मैं इनको आपस में जोड़ूं और एक बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार करूं। ऐसा इन्होंने सोचा। तो यहीं से देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की कहानी स्टार्ट होती है। रॉबसन ने ना मेटल आयंस और ऑर्गेनिक रोड्स, जो दोनों को जो लिंकर का काम करते हैं, इन दोनों के साथ में ना रिचर्ड रॉबसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा जाल, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो 3D लैटिस की तरह दिखता था, इस प्रकार से दिखता था, समझ गए, जैसा एक मोलिकुलर स्पंज हो। बट प्रॉब्लम यह थी, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन रिचर्ड रॉबसन ने इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, थोड़ा हिलते ही कोलैप्स हो जाता था, वाटर से या हीट से वो टूट जाता था। लेकिन देखो रिचर्ड रॉबसन ने ना फाउंडेशन रख दी, और केमिस्ट्री की दुनिया में ना एक नया कंसेप्ट आ गया था जो रिचर्ड रॉबसन लेके आए, मेटल ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। ये आप कह सकते हो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का ना एक प्रकार से बीज था, एक सोच जो अगले 2 दशकों तक इवोल्व होती रही। फिर अगला बड़ा काम किसने किया, अगला बड़ा जो काम था फिर किया दूसरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सुसुमु कितागावा। इनकी एक फिलोसफी है, द यूजफुलनेस ऑफ यूजलेस, यानी दुनिया जिन चीजों को बेकार समझती है उनमें छुपी है असली उपयोगिता, यानी असली यूजफुलनेस। कितागावा ने ना रॉबसन के काम को देखा और सोचा, इन्होंने स्ट्रक्चर तो सुंदर बनाया है, पर अगर यह मजबूत हो जाए तो यह कमाल कर देगा। तो फिर इन्होंने ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को ना स्टेबल बनाने के लिए नए मेटल आयंस और ऑर्गेनिक लिंकर यूज किए। पॉइंट समझ गए? रिचर्ड रॉबसन ने मेटल आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तो बना दिया था, अनस्टेबल था। सुसुमु कितागावा ने सोचा कि स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर, मैं मेटल आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस प्रकार से चूज करूं कि स्ट्रक्चर स्टेबल बन जाए। तो रिजल्ट, उन्होंने बनाया दुनिया का पहला स्टेबल पोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना छोटे छोटे छेद, यानी छोटी छोटी कैविटीज बनी होती थी। अब यहां से देखो गेम बदल गया। कितागावा ने ना यह साबित कर दिया था कि मटेरियल्स सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं है बल्कि फंक्शनल भी है। कैसे? उन्होंने ना कई सारी गैसेस को, जैसे CO2 को, O2 को, NH3 को, इन छोटे छोटे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के पोर्स में, छेदों में स्टोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के छेद है ना, कैविटीज हैं, समझ गए, यहां पे ना गैस मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकता है और फिर वापस निकल भी सकता है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए। तो ये था एक प्रकार का रेवोल्यूशन मटेरियल साइंस में। अब देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो थे ना, एक स्पंज की तरह बिहेव कर रहे थे। बाकी गैस मॉलिक्यूल्स को और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके इनके अंदर रखा जा सकता था और वापस रिलीज भी किया जा सकता था। जैसे लंग्स सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, वैसे ही ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बिहेव कर रहे थे, गैस ले रहे थे, छोड़ रहे थे। तो कितनी बढ़िया चीज मटेरियल साइंस की दुनिया में कर दिखाई सुसुमु कितागावा ने। फिर उमर यागी ने क्या किया? इन्होंने काम देखो किया 1990s में और 2000 में। ये कहां के थे? ये जॉर्डन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? देखो अब कहानी का ना सबसे मेन पार्ट आता है। जॉर्डन के अम्मान में, इनकी कैपिटल है ना जॉर्डन की अम्मान, वहां पे ये पैदा हुए थे। एक कमरे के घर में बड़े हुए, ना बिजली ना पानी। एक दिन ना बचपन में लाइब्रेरी में छुप कर घुस गए और जो पहली किताब मिली केमिस्ट्री की थी और वहीं से इनकी जिंदगी बदल गई। यागी के लिए केमिस्ट्री एक जादू की तरह था, मगर देखो वो इस जादू को ना प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते थे।
वो कहते थे मैं ना केमिस्ट्री को लीगो ब्लॉक्स की तरह बनाना चाहता हूं। लीगो ब्लॉक्स समझते हो क्या होता है? ये है देखो लीगो ब्लॉक्स, जो आपने देखा होगा ना छोटे बच्चे जिनसे खेलते हैं, एक स्ट्रक्चर दूसरे के अंदर फिट हो जाता है। तो एक्चुअल में देखो जो पिछले साइंटिस्ट थे ना, सुसुमु कितागावा, इन्होंने स्टेबल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तो बना दिए, लेकिन इन्होंने ना हिट एंड ट्रायल से बनाए। इन्होंने अलग अलग मेटल्स और अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में ट्राई किया और पता लग गया कि अच्छा ये स्टेबल बन गया। लेकिन जो अगले साइंटिस्ट थे ना, उमर यागी, ये कहते थे कि मैं ना इस चीज को ना प्रिडिक्टेबल बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हम हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते रहें, ये स्टेबल बन गया ये नहीं बना। जैसे लीगो ब्लॉक्स होते हैं ना, पता होता है एक स्ट्रक्चर किसके अंदर फिट होगा, तो मैं भी इसी प्रकार का कंसेप्ट बनाना चाहता हूं। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? रेटिकुलर केमिस्ट्री। ये देखो, रेटिकुलर केमिस्ट्री कंसेप्ट यहां पे निकल के आता है, यानी ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम एटॉमिक और मोलिकुलर यूनिट्स को जानबूझकर ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट होता है ना, उसे पता है यहां पे लगाऊंगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे लगाऊंगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसी प्रकार से उमर यागी चाहते थे कि सोच समझ के ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना, डिजाइन होने चाहिए, थोड़े प्रिडिक्टेबल होने चाहिए कि ये मेटल रखेंगे तो ये बनेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए? तो 1995 में, चलो उससे पहले एक चीज और बताता हूं। उन्होंने ना मेटल्स जैसे देखो जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, अब इनको और ऑर्गेनिक लिंकर्स जैसे देखो, अब नाम तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट है, ऐसा कुछ नाम है, सिर्फ नाम है, मतलब एग्जांपल है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका। तो इनको ना बिल्कुल प्रिसाइज रेशो में जोड़ा, और प्रिसाइज रेशो में जोड़ा, रिजल्ट क्या निकला? एक परफेक्ट 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा परफेक्ट 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें बीच में खाली जगह थी, और जैसे होटल के कमरे, और हर गेस्ट के लिए जगह थी। मतलब इन्होंने ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को प्रिडिक्टेबल बना दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बात नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, इसके लिए मैं ये मेटल लूंगा और इसके लिए मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा। तो 1995 में ना इनकी टीम ने एक ऐसा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया जो इतना स्टेबल था कि इवन 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर भी वो नहीं टूटा। यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क अब हिट एंड ट्रायल से नहीं चल रहे थे, क्यूरोसिटी नहीं रह गई थी, ये इंडस्ट्रियल रियलिटी बन गया था। ये कर दिखाया इन्होंने, उमर यागी ने, तीसरे नंबर के साइंटिस्ट ने। समझ गए? और उस दिन देखो समझ में आया कि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको बताऊं उससे पहले देखो, पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबसन, उन्होंने एक ड्रीम दे दिया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाए जा सकते हैं। किटागावा ने क्या किया? किटागावा ने स्टेबिलिटी पे काम किया, हिट एंड ट्रायल किया और स्टेबिलिटी पे काम किया। लेकिन तीसरे जो साइंटिस्ट थे ना, यागी, ये इन्होंने तो ऐसे मटेरियल बनाना स्टार्ट कर दिया जो प्रिडिक्टेबल हों, मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर तो इनकी इनोवेशन से तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका जो यूज था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, अब हवा से पानी निकालना है अगर आप अपने को, जैसे देखो उमर यागी जो थे ना, जहां बचपन में पानी के लिए तरसते थे, गरीब थे, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो रेगिस्तान की हवा से पानी निकाल सकती है। इन्होंने ना कुछ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को ना इस प्रकार से डिजाइन किया कि उनके कमरे पानी के मॉलिक्यूल्स को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। अब यहां पे जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए अट्रैक्ट करते हैं, तो कितना बढ़िया होगा। रात में जब हवा में थोड़ी नमी आती है तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर फिर पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। कितना बढ़िया है। मतलब दिन में जब धूप निकलती है तो हल्की सी गर्मी से ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पानी को वापस छोड़ देते हैं, जिसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाने लगा। ये देखो,
ऐसे कंपाउंड जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और धूप आने पे छोड़ देते हैं, तो उसको कलेक्ट किया जा सकता है। फिर फूड प्रिजर्वेशन देख लीजिए, मतलब किसानों का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, जब उनकी फसल मंडी तक पहुंचने से पहले खराब हो जाती है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ने क्या किया, जब फल पकते हैं ना तो वो एक गैस छोड़ते हैं जिसका नाम होता है इथाइलिन, यानी गैस दूसरे फलों को भी तेजी से पकाती है और सड़ाती है। लेकिन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के स्पेशल कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं जो इस इथाइलिन गैस को सोख सके। कितनी बढ़िया चीज है। 2 फल हैं, एक फल पक गया तो ये इथाइलिन गैस रिलीज करेगा, ये दूसरे फल को भी पकाएगा, सड़ाएगा, तीसरे को भी। लेकिन मान लीजिए पहला फल पका तो उसे एक ऐसे मेंटेनल कंटेनर में इन फलों को रखा हुआ है जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हैं, जो इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर दूसरे जो फल हैं वो खराब नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर नेक्स्ट है पोल्यूशन लेवल। हमारे पानी में देखो, आपको पता है बहुत हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो कई बार घुल जाते हैं जिनसे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा हो जाता है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखो एक सुपर स्पंज की तरह डिजाइन किए जा सकते हैं। इन छेदों में ना वो उन हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में कैसे यूज किया जा सकता है, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से गुजारा जा सकता है। और ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इस प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं कि वो बाकी गैसेस को जाने दे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कैद कर ले। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 का किसे दिया गया है और उन्होंने क्या काम किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीस के लिए। लेकिन उससे पहले फिर से बोलता हूं, केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और कोई डाउट भी अगर रह गया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप काफी समय से अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे, लेकिन इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मरिया कोरिना मचादो को दिया गया है। इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है डेमोक्रेसी की लड़ाई में, सब आज बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेक्स्ट, मतलब वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है तो वेनेजुएला के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहाँ पे है, क्या चल रहा है उस देश में। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है नॉर्थ में, वेनेजुएला। देखो ये जो देश है ना वेनेजुएला, किसी समय में देखो काफी अमीर देश हुआ करता था। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं वेनेजुएला में, मतलब लेटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। लोग इसे सऊदी वेनेजुएला भी कहा करते थे। पैसा था, प्रोस्पेरिटी थी, सब था। लेकिन देखो ये सब था 90 से पहले। लेकिन 1999 में क्या होता है, वहां पे ना एक मिलिट्री लीडर सत्ता में आते हैं जिनका नाम था ह्यूगो शावेज। ये देखो, ये जो मिलिट्री लीडर आपको दिख रहे हैं ना लेफ्ट में, ये सत्ता में आते हैं, इनका नाम था ह्यूगो शावेज। अब ये ना एक नया मॉडल देते हैं। ये बोलते हैं वेनेजुएला को चलाने के लिए ना एक नया मॉडल मैं देता हूं जिसका नाम होगा बोलिवियन रेवोल्यूशन। आपको ना एक थोड़ी सी पहले बात बता देता हूं। साइमन बोलीवर नाम के एक पर्सन थे। साइमन बोलीवर ने ना लेटिन अमेरिकन कंट्रीज को आजाद करवाने में ना बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी काफी सम्मानित फिगर है ना, उसी प्रकार से लेटिन अमेरिका में ना साइमन बोलीवर काफी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। तो इनके नाम पे 1999 में वेनेजुएला के एक मिलिट्री लीडर जो सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, ह्यूगो शावेज, ये एक क्रांति लेके आते हैं, बोलीवर रेवोल्यूशन, जिसे चाविस्मो भी कहा जाता है। क्योंकि कौन लेके आया था, ह्यूगो शावेज ये लेके आए थे, तो इसे चाविस्मो भी कहा जाता है। लेकिन आप पूछोगे सर ये बोलीवियर रेवोल्यूशन या फिर चाविस्मो था क्या जो 1999 में ह्यूगो शावेज लेके आए। सरल शब्दों में अगर आपको बोलूं तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले सोशलिज्म, मतलब वेनेजुएला में समाजवाद को इंप्लीमेंट किया गया और समाजवाद
के अंदर आपको पता है क्या होता है। कहने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य। ये सब देखो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार इसके नाम पे जो लीडर्स होते हैं वो पॉपुलिज्म करने लगते हैं। पॉपुलिज्म मतलब एक तरफ फ्री में चीजें दी, अपना नाम कर लिया, फिर जो जनता है उसकी आजादी को दबा दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए, और वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको कमजोर कर दिया गया। यही सब कुछ हुआ इनके रूल के दौरान 1999 में, जब ये सत्ता में आए ह्यूगो चावेज। चाविज्मो के 3 मुख्य पिलर्स, सोशलिज्म यानी फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स। जब सब कुछ फ्री मिला तो जनता खुश, और ये कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी तो थे ही, घंटों भाषण देते, जनता के साथ में सीधा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते, और जनता को इन्होंने यकीन दिलवा दिया कि मैं आपको बचाने वाला हूं, मैं आपका सेवियर हूं। और ये अमेरिका के खिलाफ काफी बोलते थे, यूएसए के अगेंस्ट। होता है ना, किसी देश में कई बार नेशनलिज्म पनपता है, किसी दूसरे पड़ोसी बड़े देश के खिलाफ जहर उगल के। जैसे नेपाल में ना कुछ लोग इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं और अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करते हैं। ऐसा होता है, इंडिया में भी कुछ लोग चाइना के अगेंस्ट भयंकर बोलेंगे और फिर अपने आप को बोलेंगे कि मैं नेशनलिस्ट हूं, देखो। तो वेनेजुएला में ना एंटी अमेरिकनिज्म भी देखने को मिला। सभी प्रॉब्लम्स के लिए यूएसए को दोषी ठहराया गया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से प्रोवोक कर दिया इन्होंने। क्यूबा, रशिया, चाइना जैसे देश जो यूएस के अगेंस्ट थे ना, उनके साथ में अलायंस बनाया और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 पिलर थे चाविज्मो के, और इसको इंप्लीमेंट किया 1999 में ह्यूगो चावेज ने। देखो, सब शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन देखो धीरे धीरे सिचुएशन खराब होने लगी, क्योंकि शुरू में तो तेल के दाम आसमान पे थे, तेल से पैसा मिल रहा था वेनेजुएला को, तो जो फ्री में स्कीम्स चलाई थी उनको इंप्लीमेंट करना भी आसान था। और शुरू में थोड़ी सी गरीबी कम हुई तो लोगों को लगा कि हमारा तो मसीहा आ गया। लेकिन देखो, आपको भी पता है दोस्तों, देश कभी भी ना पैसे बांटने से नहीं चलता। देश चलता है संस्थाओं से, देश चलता है इंस्टीट्यूशंस से। लेकिन जो ये ह्यूगो चावेज थे ना, एक एक करके इन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। जुडिशरी को पॉलिटिसाइज कर दिया। जो जज नियुक्त हुए वो इन्हीं के वफादार थे। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता थी वो खत्म हो गई। मीडिया का दमन कर दिया गया, मीडिया को साइलेंस कर दिया गया, और विपक्ष का जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता उसे देशद्रोही बोलकर जेल में डाल दिया जाता। तो ये सब कुछ हो गया वहां पे, और मिलिट्री तो इनके खिलाफ लॉयल थी ही। तो जब देखो ये सब कुछ हुआ तो वेनेजुएला फिर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। फिर आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते हैं तो 2013 में सत्ता में आ जाते हैं एक और लीडर। सत्ता में आ जाते हैं एक और लीडर जिसका नाम था निकोलस मदुरो। ये देखो, ये जो बगल में बैठे हैं ना राइट में, ये हैं निकोलस मदुरो। 2013 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके चेले सत्ता में बैठते हैं निकोलस मदुरो। ये तो देखो और भी ज्यादा डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इनके आने के बाद में तो वेनेजुएला में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आप आज का वेनेजुएला देखोगे, पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे है, हाइपर इन्फ्लेशन है, लोगों के पास बोरियों में पैसे हैं, लेकिन उन बोरियां भर के पैसों की सहायता से भी वो एक ब्रेड का पैकेट नहीं खरीद पाते। यूएन का डेटा कहता है 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पे हंगर यानी भूखमरी से प्रभावित हैं। लगभग 70 लाख लोग जो हैं, यानी वेनेजुएला की 25% आबादी देश छोड़कर भाग चुकी है। सोच के देखिए, चाविस्मो के नाम पे, यानी बोलीवर रेवोल्यूशन के नाम पे जो क्रांति आई, समाजवाद के नाम पे जो क्रांति आई, वो किस प्रकार से डिक्टेटरशिप में और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आकर खत्म हो रही है। चलो, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब आती हैं हमारी हीरोइन मरिया कोरिना मचादो। इन्होंने क्या किया? जब देखो वेनेजुएला में ना सिचुएशन इतनी खराब थी, ऐसा अंधेरा कि हर कोई डर कर चुप करके बैठ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एक शख्स उम्मीद की किरण बनकर खड़ा होता है, और वो नाम है
मरिया कोरिना मचाडो। ये देखो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थी, ये एक इंजीनियर है, एक मां है, लेकिन जब इन्होंने देखा मेरा देश टूट रहा है, तब देखो इन्होंने मतलब चुप नहीं बैठी, ये इन्होंने खुद मोर्चा संभाला। तो इन्होंने क्या क्या किया वेनेजुएला में। एक तरफ देखो वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप है, लेकिन बावजूद इसके ना 2002 में इन्होंने ना सुमाते नाम का एक एनजीओ बनाया। इस एनजीओ का काम क्या था, इलेक्शंस में जो फ्रॉड होते हैं ना, इलेक्शंस में होने वाले फ्रॉड को मॉनिटर करना, निगरानी करना। फिर देखो 2005 में ना सावेज के खिलाफ, जो उस समय ह्यूगो सावेज सत्ता में था ना, तो उनके खिलाफ ना इन्होंने जनमत संग्रह किया। मतलब एक ऑप्शन होता है कई सारे देशों में, राइट टू रिकॉल, कि पॉलिटिशियन चुने हुए प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इनको रिकॉल कर लिया जाए, वापस बुला लिया जाए। तो इन्होंने 2005 में उस समय के लीडर शावेज के अगेंस्ट राइट टू रिकॉल करवाया, जनमत संग्रह करवाया। तो इन पर ना देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए, इनको एजेंट ऑफ अमेरिका बोला गया, समझ गए। फिर 2014 में इन्होंने, जब छात्र उस समय के लीडर मदुरो के खिलाफ सड़कों पे उतरे, तो उन छात्रों का, उन स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया मचाडो ने, और इसके लिए भी उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। फिर 2024 में ना ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहती थी, लेकिन इनको इलेक्शन से बैन कर दिया गया, क्योंकि मदुरो को डर लगता था ये जीत जाएंगी, इसलिए इनको इलेक्शन से बैन कर दिया गया। लेकिन देखो 2024 में ना इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी अपनाई। पूरा का पूरा जो अपोजिशन था ना वेनेजुएला में, उनको एकजुट कर दिया एक लीडर के पीछे, जिनका नाम था एडमेंडो गोंजालेज। एडमेंडो गोंजालेज ये अपोजिशन के लीडर थे। जब मचाडो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकी, तो सारे अपोजिशन को इनके पीछे में एकजुट कर दिया। और जब इलेक्शन लड़े जा रहे थे 2024 में, कई सारे सर्वेस बोल रहे थे कि ये भारी मतों से इलेक्शन जीतने वाले हैं, 2-1 से गोंजालेज। लेकिन जो डिक्टेटर हैं अभी वेनेजुएला के, मदुरो, उन्होंने इलेक्शन के नतीजे को रिजेक्ट कर दिया, नहीं अपनाया। तो ना इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2024 में, पिछले साल, कि मैं छुप कर ये आर्टिकल लिख रही हूं क्योंकि मुझे मेरी जान का खतरा है। समझ रहे हो? तो अभी वो छुपी हुई हैं, मतलब एग्जैक्टली यही तो देखने को मिला। पता नहीं वास्तव में वो छुपी हुई हैं या फिर कहने के लिए हैं, लेकिन आज इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2024 का जो उन्होंने आर्टिकल लिखा वो छुप के लिखा। और देखो 2024 का जब इलेक्शन हुआ ना, तो 2000 से ज्यादा अपोजिशन के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया मदुरो ने। तो ये इनकी कहानी है पूरी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, राइटर ये बोलते हैं, शुरू में जब ये बोलीवर रेवोल्यूशन वेनेजुएला में आई थी ना, तब बल्कि ना बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट्स ने, यूएसए के एक्सपर्ट्स ने तारीफ की थी कि देखो वेनेजुएला कितना बढ़िया काम कर रहा है, इतनी बढ़िया क्रांति वहां पे आई है, गरीब लोगों के लिए काम हो रहा है, बहुत सारी बातें बोली गई थी। लेकिन देखो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। जब वेनेजुएला डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चल पड़ा, समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया, तब किसी अमेरिकन एक्सपर्ट ने गलती नहीं मानी कि हमने उस समय गलत समझा था, ये तो बर्बाद कर रहे हैं चीजों को। किसी यूएसए के या फिर वेस्टर्न कंट्री के एक्सपर्ट ने माफी नहीं मांगी कि हमने वेनेजुएला के लीडर्स को समझने में गलती कर दी। अब क्वेश्चन ये उठता है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? वेनेजुएला में तो सब बर्बाद है, डिक्टेटर रूल कर रहे हैं, तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? चुनाव विफल हो चुके हैं, सैंक्शंस लगाए वेनेजुएला के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, असफल हो चुके हैं सैंक्शंस भी, डिप्लोमेसी भी फेल हो चुकी है, काफी बार वहां पे डिप्लोमेसी की सहायता से सिचुएशन ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन सब फेल। समझे? तो ना कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं राइटर। सॉल्यूशन देखो, पहला ये हो सकता है कि जो अभी लीडर है ना मदुरो, इनको ऑप्शन दिया जाए कि भाई अगर आप मानो, अगर आप सत्ता छोड़ने को तैयार हो तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सेफ एक्साइल का जो ऑप्शन है आपके लिए खुला हुआ है, आप वेनेजुएला छोड़ के किसी और देश में चले जाइए, फॉर एग्जांपल रशिया में, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इवन मदुरो और उनके जो टॉप जनरल्स हैं उनको सेफ पैसेज दिया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हैं देश छोड़ के।
लेकिन वो कभी मानेंगे नहीं। जब तक देखो उनको ना कंसिक्वेंसेस का डर नहीं होगा तो कोई सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होता नहीं है। फिर दूसरा है एमनेस्टी फॉर ऑफिशियल्स। जो निचले स्तर के अधिकारी या फिर सेना के अफसर है ना, उन्हें आम माफी दे दी जाए, मतलब कि आपको हम माफ करने के लिए तैयार हैं अगर आप लोकतंत्र का साथ देते हो तो। लेकिन मचाडो देखो खुद कहती हैं, जिनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है शांति के लिए, कि मदुरो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे कंसिक्वेंसेस का डर ना हो। समझ गए? और अगर देखो मदुरो को सत्ता से हटाना है, जैसे असद को हटाया गया, तो इसके लिए यूएस को अपनी आर्मी भेजनी पड़ सकती है, तो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट का रिस्क है। क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रंप जो बार बार ये दावा करते हैं कि मैंने वार खत्म किया, क्या वो मिलिट्री रिस्क लेंगे? इसकी संभावना देखो कम है। लेकिन ट्रंप खुद कहते हैं कि कई बार परमानेंट शांति के लिए ना आपको पावर दिखानी पड़ती है। जैसे चर्चिल हैं, रोजवेल्ट हैं, इन्होंने पावर दिखाई तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या यूएस अपनी मिलिट्री भेजेगा वेनेजुएला में, वहां पे सिचुएशन ठीक करने के लिए? तो देखो बहुत बढ़िया इनकी स्टोरी है। और आप जीएस पेपर 4 एथिक्स में मोरल लीडरशिप में इनकी स्टोरी यूज कर सकते हो। जीएस पेपर 2 आईआर में जियोपॉलिटिक्स में वेनेजुएला का एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स से क्या होता है, ये एग्जांपल आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी में यूज कर सकते हो। ऐसे वगैरह आए, साइलेंस इज वायलेंस का कंटेक्स्ट हो, तो वहां पे आप मचाडो की स्टोरी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पर भी इनजस्टिस होता है तो वर्ल्ड में वो हर एक जगह पे जस्टिस के लिए खतरा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर से मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो इस प्रकार से हमने पीस के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को, वो हमने समझ लिया। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला, क्यों मिला? तो ध्यान से सुनते रहिए और कमेंट में बताइए कोई दिक्कत है तो इस बार का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है? लास्लो क्रास्नाहोरकोई को दिया गया है। ये हंगरी देश के 71 ईयर्स के नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार और स्क्रीन राइटर हैं। समझ गए? तो इससे पहले देखो हंगरी के एक और पर्सन को ये जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है वो मिल चुका है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था इम्रे कर्टिस। ये देखो नीचे, इम्रे कर्टिस। तो दूसरे हंगरियन हैं जिनको ये जो प्राइज है वो मिला है। तो थोड़े से अगर बेसिक्स हम डिस्कस करें, जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और ये स्वीडिश अकादमी देती है। यह देखो किसी किताब के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि किसी लेखक के पूरे जीवन के काम के लिए दिया जाता है। ये जो थे ना पहले इम्रे कर्टिस 2002 में जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। मतलब हिटलर ने जो जूस को मरवाया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, वो होलोकॉस्ट, वहां उस समय ये सर्वाइव कर गए थे। इसलिए इनके काम में ना उस दौर की, उस कटु अनुभव की झलक देखने को मिलती है। और लेकिन आज हमारा फोकस इन पे है। लैस्लो क्रास्नाहोरकोई ये जो हैं, इनको देखो 2015 में मैन बुकर पुरस्कार और 2004 में हंगरी का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक सम्मान है ना, कोसूथ पुरस्कार, वो दिया गया था। मतलब पहले भी काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके काम करने की शैली और इनके मुख्य काम, मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स जिन पे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में संभावना कम है, प्री में ज्यादा है, लेकिन बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें पुरस्कार क्यों मिला? स्वीडिश एकेडमी कहती है ये पुरस्कार उनके सिंगुलर प्रोज डेट इन द मिडस्ट ऑफ एपोक्लिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। यानी उनकी जो लिखने की शैली है ना, वो देखो प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन जैसा जब भयानक माहौल होता है ना,
उसके बीच भी आर्ट की पावर को इस्टेब्लिश करती हैं। उनकी लिखने की जो शैली है ना, माहौल कितना भी खराब हो, फिर भी आर्ट की जो पावर है ना, उस भयानक माहौल में आर्ट की पावर को इस्टेब्लिश करती है इनकी लिखने की शैली। नहीं समझ में आया? आप ना इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा ये कैसा लिखते थे। लास्लो का जन्म ना 1954 में हुआ था, हंगरी के एक छोटे से शहर ग्यूला में। यह देखो वो दौर था जब हंगरी में ना स्टेट सोशलिज्म था, यानी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस वाली सरकारी व्यवस्था थी। सरकार का हर चीज पे कब्जा था, जो हमने लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी पहले वाले आर्टिकल में डिस्कस की ना। तो मतलब सरकार हर चीज डिसाइड करती थी। माहौल काफी दबाव वाला था, ओप्रेशन वाला था। और उनका बचपन एक यहूदी परिवार में, एक गांव के इलाके में, एक ओप्रेसिव सिस्टम के बीच बीता, यानी दमनकारी सिस्टम के बीच बीता। और इसी माहौल ने ना उनके अंदर बहुत सारी चीजों की ना गहरी समझ पैदा कर दी, जैसे इतिहास की, कैसे सोसाइटी और बाकी चीजों का पतन हो रहा है, कैसे चीजें बिखर रही हैं। तो इन सब चीजों की लास्लो के अंदर ना गहरी समझ थी। सोचो, एक ऐसी जगह जहां पे ना सपना देखने की आजादी ना हो, जहां पर हर तरफ निराशा का माहौल हो, उदासी का माहौल हो। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसिस में लास्लो लिखते हैं। अब आपको समझ में आएगा। तो उनके जो लेखन था ना, जो जैसा वो लिखते थे, वो 2-3 थीम पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। पहली थीम थी एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स, जब आप वर्ड सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, दुनिया का अंत हो रहा है, प्रलय आ रही है। मतलब एपोक्लिप्ट, जो ये एपोक्लिप्स वर्ड सुनते ही हॉलीवुड की ज़ोंबी मूवीज, एलियन की मूवीज, दुनिया का खात्मा, ये सब चीजें आपके जहन में आएंगी। लेकिन जो ये क्रास्ना होरकोई थे ना, होरकाई थे, जिनको ये नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर मिला है, इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब अलग है। इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब है नैतिक पतन। जब समाज में देखो मोरल और एथिकल वैल्यूज का पतन हो जाए। इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब है संस्थाओं का खोखलापन। जब सरकारी संस्थाएं अंदर से सड़ जाएं, खोखली हो जाएं, काम की ना रहें। इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब था स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। मतलब अब लोगों का जो विश्वास है, या फिर लोगों का आत्मा से जो जुड़ाव है, वो खत्म हो गया। तीसरा, इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब था जब पुरानी वैल्यूज या पुरानी जो मान्यताएं हैं, पुराने जो विश्वास हैं, वो टूटने लगे। समझ गए? तो अपनी बुक्स में ना एक तो एपोक्लिप्स यानी प्रलय थीम का बार बार ये यूज करते हैं, लेकिन इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब अलग था। फिर दूसरी थीम जिसका इस्तेमाल ये बार बार करते हैं, वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, अगर देखो हर तरफ निराशा है तो उम्मीद कहां है? तो फिर इनका दूसरा विषय जो जिसका ये यूज अपनी बुक्स में करते हैं, वो है प्रतिरोध, यानी बचाने का संघर्ष। तो इनके जो हीरो होते हैं इनकी बुक्स में, वो पतन के खिलाफ लड़ते हैं, वो एपोक्लिप्स के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन इनके हीरो, लास्लो के हीरो, जो लड़ाई लड़ते हैं, वो बंदूकों या तलवारों से नहीं लड़ते। यह लड़ाई होती है आर्ट की, यह लड़ाई होती है ब्यूटी की, यह लड़ाई होती है मेमोरी को बचाने की। समझ रहे हो? मतलब इनका हीरो ना आर्ट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। जैसे इनकी एक ना कोई बुक है, अभी आगे आएगी, जिसमें ना वार एंड वार बुक है, 1999 में आई थी, जिसमें इनका जो हीरो है ना, उसके हाथ में एक पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी किताब मिल जाती है, और हीरो को लगता है कि इसे बचाना ही मानवता को बचाना है। तो मतलब पतन चल रहा है हर तरफ, लेकिन हीरो हाथ से लिखी एक बुक को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये रेसिस्टेंस है। ये लास्लो की बुक्स में ये रेसिस्टेंस है कि हीरो किस प्रकार से आर्ट को, ब्यूटी को, मेमोरीज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ना कि बंदूकों से या फिर हथियारों से लड़ाई लड़ रहा है। तो इनकी फेमस बुक्स की बात करें, जैसे देखो इनकी ये बुक है शैतान टांगो, ये 1985 में आई थी, शैतान टांगो। यह देखो इनकी पहली और सबसे ज्यादा फेमस बुक है।
इसमें क्या है, इसमें देखो एक ऐसे गांव की कहानी है ना जो उजाड़ हो चुका है, जो वीरान हो चुका है, जहां पे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो मर चुकी हैं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक झूठा नेता जब वापस आता है ना, झूठा नेता या फिर ऐसा नेता जिसका अपना करिश्मा है, वो नेता जब वापस आता है ना, तो पूरा जो समुदाय है ना वो नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से बिखर जाता है। तो इनकी जो ये बुक है ना, ये इंसानी लालच और धोखे को दिखाती है। सैटर्न टैंगो बुक है, 1985 में आई थी। फिर 1989 में इनकी बुक आई द मिलनकोली ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये जो बुक है ना, ये बुक दिखाती है कि कैसे एक छोटे से शहर में ना एक मिस्टीरियस सर्कस आता है। सर्कस नहीं होता जैसे जिसमें जानवरों का खेल दिखाया जाता है, जोकर होता है, वो सारी चीजें। तो एक शहर में ना एक मिस्टीरियस सर्कस आता है जिसके साथ एक बहुत बड़ी वेल मछली का शव और द प्रिंस नाम का एक खतरनाक व्यक्ति भी आता है। तो इन चीजों के आने से ना शहर के दबे हुए गुस्से को बाहर लाया जाता है। लोग मतलब पूरा शहर कैओस में आ जाता है। सर्कस के आने के बाद लोग हिंसक होकर सब कुछ तबाह करने लगते हैं और समाज की व्यवस्था कितनी ज्यादा नाजुक होती है, सर्कस के आने से वो नाजुकपन टूट गया, ये सब दिखाया जाता है इस मेलनकोली ऑफ रेसिस्टेंस बुक में। फिर देखो एक और बुक तो मैंने आपको बताई दी, वार एंड वार। ये बुक इनकी 1999 में आई थी और इसमें ना एक जो इनका हीरो होता है कहानी का, उनके हाथ में बताया ना एक पांडुलिपि हाथ में लग जाती है, हाथ से लिखी किताब। तो उसे लगता है कि किताब को बचाना ही मानवता को बचाना है। तो वह हंगरी से भागता है। उस समय हंगरी में ना युद्ध चल रहा था। तो वह युद्धग्रस्त हंगरी से भागकर न्यूयॉर्क पहुंचता है और शहर की भागदौड़ और अकेलेपन के बीच में उस किताब को ना इंटरनेट पर डालने की कोशिश करता है। तो ये बुक है वार एंड वार, ये भी अच्छी बुक है। तो कुल मिला के देखो ये उनके मुख्य काम थे। और इनकी लिखने की शैली ऐसी थी कि ये बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं, बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस। इनके सेंटेंस छोटे नहीं होते, एक एक सेंटेंस एक एक पैराग्राफ जितना होता है। तो इनकी किताब पढ़ना मतलब फिल्म देखने जैसा नहीं है, इनकी किताब पढ़ना मतलब एक नदी में उतरने जैसा है। तो किताब के बहाव के साथ, यानी नदी के बहाव के साथ आपको बहना पड़ता है। आपको बहुत पेशेंस चाहिए किताब पढ़ने के लिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। समझ गए, ये चीज है। तो अब लास्ट में राइटर बोलते हैं कि इनकी जो लिखने की शैली है वो आज के समय में क्यों मैटर करती है और क्यों नोबेल प्राइज दिया गया, क्या सिग्निफिकेंस है। देखो आज ना हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर किसी का ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता। अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से कम हो रहा है, 30 सेकंड की रील का जमाना है। तो ऐसे में नोबेल कमेटी ने ना एक ऐसे लेखक को चुना नोबेल प्राइज देने के लिए जिसके काम को पढ़ने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा सब्र चाहिए, बहुत ज्यादा जुड़ाव चाहिए। तो एक प्रकार से ना ये आप कह सकते हो स्लो आर्ट की जीत है। जैसे एक टेस्ट मैच होता है, एक 2020 होता है, तो ये टेस्ट मैच की जीत है। फिर देखो आप ना आज के दुनिया को देखिए, आज वार चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हर जगह, हर तरफ मतलब अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो जो ये लेखक थे ना क्रास्ना होरकाई, तो इनके थीम क्या थे, इनके विषय क्या थे जिन पे इन्होंने लिखा है। पतन, कैसे वैल्यूज का पतन हो रहा है, कैसे जो संकट है दुनिया में बढ़ रहा है, तो इन चीजों पे तो इन्होंने लिखा है। तो इनकी बुक इन्होंने जो काम किया उसका कंटेम्परेरी रेलेवेंस भी है। फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की शक्ति। जब भाषा का इस्तेमाल देखो सिर्फ स्पीड, नेगेटिव सोच और तमाशे के लिए हो रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में इनकी जो लिखने की शैली है वो हमें याद दिलाती है कि भाषा में कितनी गहराई और ताकत हो सकती है। तो इसलिए इनका जो काम है वो मैटर करता है। तो नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे लास्ट में आता है नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया है। इसमें देखो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके कवर होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार ये भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार डिस्कस करने के बाद में आपके सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं वो खत्म हो जाएंगे।
चलिए शुरू करते हैं। इस बार का जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है, हाफ तो दिया गया है देखो इनको, जोएल मोकिर को, और सेकेंड हाफ जो नोबेल प्राइज दिया गया है इन दोनों रिसर्चर्स को मिला के, पहले हैं फिलिप अगियन और दूसरा है पीटर होविट। 50% इनको और दूसरा 50% इनको। क्या किया इन रिसर्चर्स ने, इन साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है? आप देखो इस डिस्कशन में ना इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखोगे। जैसे पहले जो रिसर्चर है मोकिर, इन्होंने ये बोला था सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए ना दो चीजें चाहिए, एक यूजफुल नॉलेज और दूसरा ओपननेस टू चेंज। यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। बस एक बार बताने के लिए है की लेसन्स क्या हैं इस डिस्कशन में। मतलब सस्टेन ग्रोथ के लिए चाहिए एक तो यूजफुल नॉलेज क्या होती है, और दूसरा ओपननेस टू चेंज के लिए ओपननेस होनी चाहिए। ये पहले साइंटिस्ट। बाकी सेकंड हाफ जो नोबेल पुरस्कार मिला है अगियन एंड होविट को, इन्होंने बोला फर्म लेवल पे जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आती है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब जैसे पहले नोकिया था, मर गया, आईफोन आ गया, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। पहले तांगे चलते थे, लेकिन बाद में कारें आ गई तो तांगे वगैरह फेल हो गए, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। तो फर्म के लेवल पे, कंपनी के लेवल पे जो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आती है, इससे नेशनल ग्रोथ जो है वो स्टेबल होती है। तो ये दो लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा लेसन तो मतलब ये एप्लीकेशन है कि इनोवेशन और सोशल सेफ्टी नेट दोनों जरूरी है। कि इनोवेशन की वजह से, जैसे एआई की वजह से लोगों की जॉब जाती है, तो लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे नई चीज जब आप उनको सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करोगे। सोशल सेफ्टी नेट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये सब समझ गए। तो ये की लेसन्स आप सीखोगे, लेकिन अब डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं जोएल मोकिर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने ना एक बहुत बढ़िया फेनोमेनन एक्सप्लेन किया। क्या है वो? देखो सबसे पहले आप एक बात समझो। आज ना हम 7% या फिर 8% जीडीपी ग्रोथ की बात ऐसे करते हैं जैसे ये कोई आम बात है। इवन देखो हम सब तो अपने जीवन काल में देखते ही आए हैं कैसे चाइना और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8% रही। दोनों देशों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं था। अगर आप इंसानी इतिहास की मशीन में बैठें और 2000 साल का सफर करें तो आपको हैरानी होगी कि लगभग देखो 1800 सालों तक तो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी ना, लगभग 0 थी। यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था। अगर आप चार्ट बनाओगे तो चार्ट इस प्रकार से बनेगा, ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो ही नहीं हो रही है, किसी देश की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो ही नहीं हो रही है। ये तो देखो 1800 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो उसके बाद जब विभिन्न देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहां पे ये रेवोल्यूशन आया था, तब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से बढ़नी स्टार्ट हुई। तो अगर आप पिछले 2000 सालों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का चार्ट अगर बनाओगे ना, तो हॉकी स्टिक की तरह बनेगा। इस प्रकार से होती है ना हॉकी स्टिक। पहले तो इकोनॉमिक ग्रो ही नहीं हो रही है, 1800 के बाद यानी पिछले 200 सालों में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिली है। और अब तो 20-30 सालों में कुछ देश तो जैसे इंडिया, चाइना 7-8% की रेट से ग्रो हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों हुआ? आप ना सोच के देखिए, जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, महाभारत लिखी, ताजमहल खड़ा किया, अजंता एलोरा की गुफाएं तराशी, वो इंसान इतना प्रतिभाशाली था, फिर भी हजारों सालों तक उस इंसान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्यों नहीं बदली? पर कैपिटा इनकम 1800 सालों में क्यों नहीं बदली? और पिछले 200 सालों में एकदम से एक विस्फोट क्यों हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में? ऐसा क्या बदल गया? तो इसी पे पूरी जांच की जाती है जोएल मोकिर के द्वारा, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब एक हाफ मिला है। समझ गए पॉइंट? आप समझ गए ना किस चीज पे रिसर्च की? 0 से लेके 1800 तक तो पर कैपिटा इनकम में ऑलमोस्ट 0 वृद्धि। लेकिन 1800 से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं, पिछले 200-225 सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर कैपिटा इनकम जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो जिन्होंने इस पे रिसर्च की ना, जोएल मोकिर, ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। इकोनॉमिक हिस्टोरियन मतलब वो इतिहासकार जो सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं पढ़ता, बल्कि पैटर्न देखता है, कारण खोजता है ये क्यों हुआ।
तो जोएल मोकिर जो थे ना पहले नंबर वाले, इन्होंने देखो सर्च किया चीजों को पांडुलिपियों में, यानी हाथ से लिखी हुई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन पांडुलिपियों में, आर्काइव्स में, फॉरगोटन डॉक्यूमेंट्स में जाकर इन्होंने इस सवाल का जवाब खोजा। आखिर हजारों साल तक तकनीक तो थी, लोगों में बुद्धि भी थी, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बोला सन 1800 से पहले भी इंसान के पास में नॉलेज तो थी, लेकिन वो नॉलेज उतनी काम की नहीं थी। वो नॉलेज थी हाउ वाली नॉलेज, कि चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन 1800 के बाद में इंसान ने फोकस किया वाई पे, कि चीजें काम क्यों करती हैं। नॉलेज दो टाइप की होती है, जोएल मोकिर ने बताया। नॉलेज देखो दो टाइप की होती है। पहली होती है प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। इसका मतलब है लोगों को यह पता है कि कोई चीज कैसे काम करती है। जैसे कारपेंटर है, उसको पता है लकड़ी कैसे काटनी है। एक लोहार है, उसको पता था कि लोहा कैसे पिघलाना है। ये प्रैक्टिकल है, ये उसने ट्रायल एंड एरर करके सीखा। ज्ञान था, लेकिन उसने ज्ञान लिया उस्ताद से। मतलब उस्ताद से शागिर्द को जो ज्ञान मिलता है ना, 1800 से पहले वैसे वाला ज्ञान था कि चीजें कैसे काम करती हैं ये तो पता है, लेकिन क्यों काम करती हैं वो नहीं पता है। जब आपको यह पता लग जाए ना कि चीजें क्यों काम करती हैं, तो वो होती है फिर प्रपोजिशनल नॉलेज। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक लोहार को ना यह पता नहीं था कि कार्बन कंटेंट क्यों लोहे की मजबूती बदलता है। किसान को यह नहीं पता था कि मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। अगर ये चीजें पता हो ना वाई वाली, तो वो होती हैं प्रपोजिशनल नॉलेज। तो ये हाउ एंड वाई, ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे, जैसे दो नदियां जो मिलना चाहती हैं, लेकिन पहाड़ बीच में आ गया है। लेकिन फिर आता है यूरोप में इनलाइटमेंट का युग। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ना यूरोप में आता है इनलाइटमेंट, जिसे हम हिंदी में प्रबोधन काल भी कहते हैं। यह वो समय था जब मनुष्य ने ना यह तय कर लिया था कि अब हम अंधविश्वास से नहीं चलेंगे, बल्कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके ट्रुथ की खोज करेंगे, सत्य की खोज करेंगे। यह वो समय था जब देखो गैलीलियो ने टेलीस्कोप से आकाश देखा, न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम खोजे, फ्रांसिस बेकोन ने यह बोला कि नॉलेज इज पावर, लेकिन वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट पर आधारित हो। और देखो यही वो घटना थी जो 16वीं 17वीं शताब्दी में इनलाइटमेंट आया ना, यही वो घटना थी जब हाउ एंड वाई दोनों आपस में मिल गए। लोगों को यह भी पता था कि चीजें कैसे काम करती हैं, और यह भी पता लगा कि चीजें क्यों काम करती हैं, क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी में ना एक्सपेरिमेंट्स होने स्टार्ट हो गए थे, प्रपोजिशनल नॉलेज आनी स्टार्ट हो गई थी। आप एक उदाहरण लीजिए स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन तो देखो पहले भी था। थॉमस न्यूकोमन ने ना 1712 में बना दिया था स्टीम इंजन, लेकिन वो बहुत इनएफिशिएंट था, बहुत कोल खाता था। फिर आए जेम्स वाट। फिर आते हैं जेम्स वाट। उन्होंने देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम के ना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझा, और मतलब उन्होंने ना वाई को समझा कि स्टीम इंजन क्यों काम करता है। तो जैसे ही देखो हाउ एंड वाई मिले ना, जेम्स वाट ने इंप्रूवमेंट्स किए, और जैसे ही उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। अदरवाइज स्टीम इंजन तो पहले भी था, लेकिन उस समय वाई का नहीं पता था कि क्यों काम करता है। लेकिन जेम्स वाट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने से घटने से क्या होता है, वैक्यूम के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे काम आते हैं स्टीम इंजन में, वो सब समझा जेम्स वाट ने। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, स्टील प्रोडक्शन तेज हो गया। हजारों सालों से लोग स्टील बना रहे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में बेसमेयर प्रोसेस आया, जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पर आधारित था। जब स्टील प्रोडक्शन में एक्सप्लोजन हुआ, तो फिर देखो रेलवेज की लाइन बिछने लगी, ये सब होने लगा। अब समझे? जैसे आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, इंडिया का ले लीजिए। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमारे देश में आता है 1960s में। अब खेती तो देखो लोग हजारों सालों से कर ही रहे थे, लेकिन जस्टस वॉन लीबिग ने ना सोयल केमिस्ट्री को समझा। जब उन्होंने ये बताया कि पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम चाहिए, तब जाके देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स बने, और उनका यूज इंडिया में हुआ 1960s में, और इंडिया में आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया ना, वो सोयल केमिस्ट्री की वजह से आया, जिसकी जड़ें 19वीं शताब्दी में है।
पॉइंट आपको क्लियर है ना? मतलब सिंपल बात है, ये जो जोएल मोकिर है ना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इस बार का, ये बोलते हैं देखो पहले सिर्फ हाउ था, पता था लोगों को चीजें काम ऐसे करती हैं, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं पता था कि क्यों काम करती हैं। लेकिन इनलाइटमेंट के दौरान लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों को वाई भी समझ में आ गया कि चीजें क्यों काम करती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अंधविश्वास से लोग दूर गए। और जब वाई एंड हाउ आपस में मिले ना, तब क्रिएट होती है यूजफुल नॉलेज। और उस यूजफुल नॉलेज की सहायता से नए नए इनोवेशंस आई, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आए और इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो एकदम से बढ़ गई। लेकिन ना इसके बाद जोएल मोकिर ये कहते हैं सिर्फ देखो यूजफुल नॉलेज काफी नहीं थी, मतलब हाउ और वाई का मिलना काफी नहीं था, एक और चीज जरूरी थी, समाज का खुलापन। यानी जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, समाज उनको स्वीकार तो करे। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, पॉइंट समझ गए ना? यूजफुल नॉलेज तो आने लगी लेकिन समाज उसे एक्सेप्ट तो करे। तो यहां पर ना इकोनॉमिस्ट जोसेफ शूमपीटर का एक पावरफुल कंसेप्ट आता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। ये जोसेफ शूमपीटर का कंसेप्ट है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब देखो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी को नष्ट कर देती है, और इस प्रोसेस में ना कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, जब देखो कार आई तो घोड़ा गाड़ी वाले यानी तांगा वाले ना लूजर्स बन गए। जब कंप्यूटर्स आए तो टाइपराइटर बनाने वाली जो कंपनीज थी वो बर्बाद हो गई। तो मोकिर ने यह दिखाया कि अगर देखो समाज लूजर्स के प्रेशर में आकर चेंज को रोक दे तो ग्रोथ कभी नहीं आएगी। तो इनलाइटमेंट के बाद ना यूरोप में जो सोसाइटी थी वो बदलाव के लिए तैयार थी। नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, लेकिन जो कंपनीज पुराने प्रोडक्ट्स बना रही थी वो फेल हो गई। तो सोसाइटी ने ना लूजर्स के दबाव में आके नए प्रोडक्ट्स को रोका नहीं, सोसाइटी ने नए प्रोडक्ट्स को स्वीकार किया। जैसे देखो ये थे दो एग्जांपल दिए जाते हैं। सबसे पहले लुडाइट्स की बात कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी इंग्लैंड में ना लुडाइट्स नामक वर्कर्स का एक ग्रुप था जो देखो नई टेक्सटाइल मशीनों को ना तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी जा रही थी। उनका देखो हार जाना इस बात का प्रतीक है कि सोसाइटी ने ना प्रोग्रेस को चुना। अगर ये लुडाइट्स वर्कर जीत जाते फिर तो समाज में प्रोग्रेस ही नहीं आ पाती। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जांपल लीजिए। वहां की पार्लियामेंट ने ना पुराने जमींदारों और एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस थे ना उनको कम कर दिया, जिससे देखो नए इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मर्जेंट्स हैं वो आगे बढ़ सके, और इंस्टीट्यूशंस ने भी देखो इस बदलाव को ना सपोर्ट किया। समझ गए? अब यहां पे एक चीज बोलूं इससे पहले कि हम बाकी दो साइंटिस्ट की तरफ आगे बढ़े, यहां पे एक चीज बोलता हूं। देखो मोकिर का जो काम है ना, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि लास्ट 200 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आई, अब इनका काम हमें बताता है कि सिर्फ देखो आईआईटीज और इसरो बनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हमारा समाज फेलियर को एक्सेप्ट करना, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना और नए आइडियाज को अपनाना नहीं सीखेगा ना, तब तक हमारे देश में सस्टेन ग्रोथ आना मुश्किल है। तो ये लेसन मिलता है। अब बात करते हैं बाकी दो साइंटिस्ट ने क्या काम किया। इनका तो हमने जान लिया, जोएल मोकिर ने क्या काम किया। अब बात करते हैं फिलिप अगियन और पीटर होविट के काम से संबंधित चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं, अगियन एंड होविट ने ना एक अजीब ऑब्जर्वेशन किया। जब देखो आप किसी देश की इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे देखते हो ना, पूरे देश की इकोनॉमी को देखते हो मैक्रो लेवल पे, तो आपको लगेगा सब कुछ स्टेबल है। उस देश की इकोनॉमी 5%, 6% या फिर 4% से चल रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, मतलब एक शांत समंदर। यह आपको नजर आएगा कि अगर आप किसी देश की इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे देखोगे। लेकिन देखो जब आप माइक्रो लेवल पर यानी इंडिविजुअल कंपनीज और वर्कर के स्तर पर देखते हो ना, तो यहां पे तूफान मचा हुआ है। कैसा तूफान? देखो हर साल यूएस में ना 10% कंपनीज तो फेल हो जाती हैं, और जो बची हुई कंपनीज हैं उनमें भी लाखों लोगों की जॉब जो है वो हर साल जाती हैं। और हर साल 10% कंपनीज फेल होती हैं तो 10% कंपनीज नई भी बनती हैं। तो माइक्रो लेवल पे तो एक प्रकार से तूफान चल रहा है। और अगियन एंड होविट ने ना इसी पैराडॉक्स को अपने मैथमेटिकल मॉडल में कैप्चर किया, और ये जो मॉडल है ये बन गया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इंजन। कैसे बन गया? मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में
बताता हूं। सबसे पहले तो आपने देख लिया ना पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स ये है जिसको ऑब्जर्व किया इन दोनों रिसर्चर्स ने कि मैक्रो लेवल पे किसी देश की इकोनॉमी को देखोगे तो सब कुछ स्टेबल मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक साल में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गया, भाई किसी साल तो किसी देश की इकोनॉमी जो है वो 10% से ग्रो कर गई और किसी साल -10% हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना, अनटिल अनलेस कोई बहुत जबरदस्त कोविड जैसा मूवमेंट आ जाए, है ना। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे देखोगे तो बहुत उथल पुथल चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी ऑब्जर्वेशन को ये आगे लेके गए। वो बोलते हैं कि देखो, आप समझने की कोशिश कीजिए, हर एक कंपनी का ना एक सपना होता है मोनोपोली बनना। मोनोपोली का मतलब है मार्केट में सिर्फ मैं, कोई कंपटीशन नहीं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मतलब मोटा मुनाफा। आप जब अकेले होते हैं ना तो अपनी मर्जी से प्राइस रख सकते हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो पैसा ही पैसा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मोनोपोली बने कैसे? मोनोपोली बने कैसे? इनोवेशन से। कुछ ऐसा बनाओ जो किसी के पास ना हो। और इनोवेशन के लिए आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लैब बनानी पड़ेगी, साइंटिस्ट को हायर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप फेल भी हो जाओगे लेकिन फिर से ट्राई करोगे। और जब कोई कंपनी कुछ अच्छा बना लेती है तो उसको फिर मिलती है एक शील्ड। शील्ड मतलब पेटेंट मिल जाता है, गवर्नमेंट पेटेंट दे देती है कि 20 सालों के लिए सिर्फ आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो और कोई नहीं। मतलब टेम्परेरी मोनोपोली, टेम्परेरी मुनाफा। लेकिन बच्चों, ये जो मोनोपोली है ना, ये जो लगातार हमने मोनोपोली की बात की ना, किसी कंपनी ने इनोवेशन की, प्रोडक्ट बनाया, पेटेंट मिल गया, ये मोनोपोली देखो हमेशा बरकरार नहीं रहती। आप ना रियल एग्जांपल देखिए। 2000 में ना नोकिया की मोनोपोली थी मार्केट में। मतलब राजा था नोकिया मोबाइल फोन की दुनिया में। उनका इनोवेशन था सिंपल, ड्यूरेबल, अफोर्डेबल फोन्स बनाओ। भारत में तो हर किसी की जेब में नोकिया था। मतलब जो मोबाइल फोन रखते थे उनकी मैं बात कर रहा हूं, हर किसी की जेब में नोकिया ही था। नोकिया का मार्केट शेयर 40% से ज्यादा था। मोनोपोली जैसी सिचुएशन, प्रॉफिट का ढेर। लेकिन देखो फिर आता है 2007, फिर आता है नोकिया के बाद में 2007 एप्पल का राज। स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर आकर एक डिवाइस उठाया और कहा, दिस इज रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। टच स्क्रीन, कोई बटन नहीं, इंटरनेट ब्राउजिंग, एप्स, कैमरा, सब कुछ एक ही फोन में। तो नोकिया के इंजीनियर्स ने सोचा ये चलता नहीं रहेगा, बटन तो चाहिए, टच स्क्रीन, लोग टाइप कैसे रहेंगे, टाइप कैसे करेंगे। तो मतलब नोकिया ने इग्नोर कर दिया एप्पल की इनोवेशन को, गलत अंदाजा लगाया। लेकिन देखो नोकिया ने एप्पल की इनोवेशन को इग्नोर कर दिया। 2-3 सालों में नोकिया कंपनी फेल होने की कगार पे आ गई और आईफोन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। तो ये क्या है? नोकिया कंपनी को एप्पल ने फेल कर दिया, ये है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नया प्रोडक्ट आ गया और पुरानी कंपनी जो है वो बर्बाद हो गई। फिर देखो इसके बाद में सैमसंग और गूगल आते हैं। हालांकि एप्पल कंपनी अभी भी चल रही है। सैमसंग ने सोचा ये तो हम भी कर सकते हैं, तो सैमसंग ने ना गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। दोनों ने R&D की और वो एप्पल से कंपटीशन करने लगे। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहती है। कोई एक कंपनी हमेशा देखो टॉप पर नहीं रह सकती। और यही है मैजिक ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। अगियन एंड होविट, इनका कमाल यह था कि इन्होंने सिर्फ कंपनीज की इस लड़ाई को नहीं देखा, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को एक साथ जोड़ा और इसे कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। कंपनीज को देखो R&D के लिए पैसा कहां से मिलता है। देखो हम जैसे लोगों की सेविंग से, जो बैंक में अपना पैसा जमा करवा के रखते हैं या फिर जो एप्पल के शेयर परचेज करते हैं, तो पैसा उन तक पहुंचता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज तक पहुंचता है। हम कितना सेव करेंगे या इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर देखो ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो हम ज्यादा FD बनवाएंगे। और इंटरेस्ट रेट बदले में देखो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से प्रभावित होती है। मतलब जिस देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट ज्यादा, वहां पे अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगी, और जिस देश में इकोनॉमी ग्रोथ रेट कम, वहां पे अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो ना लास्ट में इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, वो इन्हीं कंपनीज की R&D से होती है। मैं एक बार सारी चीजें आपको दोबारा से बता देता हूं। आप ये स्लाइड देखिए। कंपनीज को ना R&D के लिए फंडिंग चाहिए, हम पैसा सेव करते हैं, वहां से उनको पैसा मिलता है। हम कितना सेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि देश में इंटरेस्ट रेट कैसी चल रही है। और इंटरेस्ट रेट
डिसाइड होती हैं उस देश की ग्रोथ रेट से, और ग्रोथ रेट से फिर उस कंपनी की R&D जो है वो प्रभावित होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। अगियन एंड होविट इन्होंने ना पहली बार इन सभी चीजों को ना एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में डालकर दिखाया कि कैसे फर्म लेवल की जो उथल पुथल है उससे देश के लेवल पे स्टेबिलिटी आती है और सस्टेन्ड ग्रोथ पैदा होती है। मतलब इनका मॉडल देखो ये बताता है कि मार्केट में कंपटीशन और डिस्ट्रक्शन ये डराने वाली चीजें नहीं है, बल्कि ये जो डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ कंपनीज फेल हो जाती हैं, कुछ कंपनीज नहीं आती हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, बल्कि ग्रोथ के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब कोई सरकार बीमार कंपनीज को जिंदा रखने के लिए पैसा देती है ना, मतलब वो इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को रोक रही है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए खतरनाक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अब तो एयर इंडिया को बेच दिया सरकार ने टाटा को। पहले एयर इंडिया को ना सरकार बार बार पैसा देती थी, BSNL को बार बार पैसा देती थी, अभी भी देती है BSNL को। तो राइटर बोलते हैं ये गलत है क्योंकि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोक रहा है। BSNL कंपनीज फेल होती है तो इनको होने दो, क्योंकि तभी तो नई कंपनीज आएंगी, तभी तो इनोवेशन आएगा। अगर आप इनको पैसा देके रोक रहे हो ना, इसका मतलब आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को डिसरप्ट कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन थ्योरी से हम क्या सीखते हैं। देखो, मोकिर ने इतिहास से ये बताया कि यूजफुल नॉलेज एंड ओपननेस टू चेंज ये जरूरी है। इनकी वजह से ही पिछले 200 सालों में ग्रोथ रेट में विस्फोट देखने को मिला है। दूसरी चीज, बाकी दो रिसर्चर्स ने, अगियन एंड होविट ने मॉडल से यह बताया कि इनोवेशन ड्रिवन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है ग्रोथ का इंजन है। लेकिन देखो, अब एप्लीकेशन पार्ट पे आए। अगर देखो इनोवेशन से ही किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है तो देखो इंजन में सीधा सीधा फ्यूल डाल दो। मतलब सरकार कंपनीज को R&D के लिए पैसा दे, कंपनीज को टैक्स ब्रेक दे, जैसे हमारी PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, फिर तो सीधा सीधा यही करे ना। लेकिन देखो, अगियन एंड होविट ये बोलते हैं, मान लीजिए दो कंपनीज हैं A B, A नोकिया है और B सैमसंग है। अगर आप A कंपनी को R&D के लिए पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा गलत जगह जा रहा है, क्योंकि नोकिया सही जगह पे R&D कर ही नहीं रही है। तो इसका मतलब आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोक रहे हो। इसलिए सरकार कंपनीज को सीधा सीधा पैसा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि देखो, कई ऐसी कंपनीज को भी पैसा जाएगा जो देखो गलत डायरेक्शन में R&D कर रही हैं, फिर नहीं कर रही हैं, तो इससे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है वो रुक जाएगा। समझ गए? फिर दूसरी चीज, सोशल वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये मोकिर की थ्योरी से जुड़ा है। अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से लोग अपनी जॉब्स खोते हैं तो समाज में देखो डर और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। लोग बदलाव का फिर विरोध करेंगे, जैसे लुडाइट्स ने किया अंग्रेजों के समय में। मोकिर ने ना सरकार को यह सजेशन दिया कि आप एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट बनाओ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है, फ्री इलाज। ये स्कीम्स होना जरूरी है, क्योंकि देखो जैसे अभी AI आ रहा है, AI से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो ऐसे तो लोग AI को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लोग नई चीजों को एक्सेप्ट करें, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करें, उसके लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के लिए ना कुछ जरूर करो। समझ गए? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, यूनिवर्सल इनकम स्कीम है, ये सब होनी चाहिए, तभी तो वो नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे ना। और एक स्मार्ट गवर्नमेंट वो होती है जो इनोवेशन और सोशल सिक्योरिटी दोनों चीजों को ना साथ लेके चलती है। जैसे हम एक तरफ स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, R&D इंसेंटिव पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बहुत सारी स्कीम भी चला रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो की लेसन्स क्या सीखे हमने? मोकिर कहते हैं यूजफुल नॉलेज चाहिए सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, और ओपननेस टू चेंज चाहिए, दो चीजें चाहिए। अगियन एंड होविट ये कहते हैं फर्म लेवल पे जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आता है ना, इससे नेशनल लेवल पे जो ग्रोथ रेट आती है उसमें स्टेबिलिटी होती है। तो ये की लेसन्स हैं। इस प्रकार से देखो, हमने सारे के सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी अलग अलग टॉपिक्स को लेके मैं वीडियो बनाता रहूं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।